हाउस द जोश, हाउस द जोश। दोस्तों, अगर अभी आप लोगों ने कुछ टाइम से अपने यानी कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, अगर उनको फॉलो किया है तो उनके बोलने के आप लोगों ने कुछ शब्द सुने होंगे। वो बड़े ही उम्दा यानी कि नेक्स्ट लेवल के थे और उनके अंदर काफ़ी गहरे मतलब भी छुपे होते थे। एक स्पीच थी उनकी जिसमें उनके द्वारा बोला गया कि आज की डेट में ऐसा लगता है कि यूरोप की जो प्रॉब्लम है वो दुनिया की प्रॉब्लम है, पर जो दुनिया की प्रॉब्लम है वो यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अपने ही आप में बहुत ही तकड़ी स्टेटमेंट थी। जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने ये रिप्लाई किया बड़े शानदार तरीके से कि यूरोप वालों को ये लगता है कि अगर उनको कहीं जरा सा मच्छर ने काट लिया तो पूरी दुनिया को बुखार होना चाहिए, पर पूरी दुनिया को बुखार हो जाए उनको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि हाँ कि इससे उनकी सेहत पे कोई इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये सिचुएशन है आज की डेट में। ये मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, कुछ ऐसा ही बात करते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के बारे में। नेग्लेक्टेड जो शब्द लगा है ना पहले, उसका मतलब ये है कि नेग्लेक्ट किया गया है जो ट्रॉपिकल एरिया में जो डिजीज है, बीमारियां। आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये जो सॉरी, ये जो कोविड-19 की बीमारी है जिसका इतना हा हुल्ला देखने को मिला, अगर ये बीमारी ना, ये अगर यूरोप में या फिर अमेरिका या फिर अमीर देशों के पास में बीमारी न पहुंचती, मैं गारंटी आप लोगों को दे रहा हूँ इस लिख के कि कभी भी इतनी जल्दी इसकी दवाई ना बनती। ये बीमारी कोरोना ऐसी आ गई कि इसने किसी को देखा ही नहीं कौन अमीर है कौन गरीब है, ये सबको एक लपेटे में लेकर चली गई और बल्कि ये अमीरों से गरीबों की तरफ को आई है, आप लोग ऐसा बोल सकते हो, ये जो बीमारी थी। तो इसलिए यहाँ पर धड़ाधड़ सारी चीज़ें हो गई, पर आज भी दुनिया में ऐसी ऐसी बीमारियां पड़ी हुई हैं जिनके ऊपर ढंग से काम नहीं किया जा रहा है और जिनकी दवाइयाँ तो दूर की बात है, उनको बीमारियों को भी काउंट नहीं किया जा रहा है। तो इनको बोलते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, खासकर ऐसी बीमारियां जो गरीब देशों में आप लोगों को देखने को मिलती हैं और वो बहुत ही नेगेटिव तरीके से उनको इम्पैक्ट कर रही हैं, पर उनके बारे में बातें ही नहीं की जा रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, डाउन टू अर्थ मैगजीन के द्वारा कवर किया गया और बात करते हैं यहाँ पर, ये हेल्थ से रिलेटेड आप लोग इसको कवर करके देख सकते हैं। जब संविधान के अंदर आप लोग जाओगे तो आप लोगों को 7वां शेड्यूल देखने को मिलेगा, उसके अंदर 3 लिस्ट हैं। एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट यानी कि सेंटर की लिस्ट, दूसरा स्टेट और तीसरा बोलते हैं कॉन्करेंट। तो जो हेल्थ है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना सपोर्ट तो दे देता है, पर इन रियलिटी काम ये रहता है स्टेट का ही कि भाई साहब अपने आप देखो। तो जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज हैं उनमें जैसे चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफॉइड हो गया, जीका हो गया, आप लोग देख लेना, ये सारी की सारी बीमारी या तो आप लोगों को अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगी और या ये बीमारी आप लोगों को यहाँ पर जो एशिया वाला रीजन है आप लोगों को इनमें देखने को मिलेगी, या फिर यहाँ पर देखने को मिलेगी ये यूरोप वाले रीजन में, या फिर यहाँ पर जो नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। तो इसीलिए यहाँ पर इनको बोला गया कि नेग्लेक्टेड बीमारियाँ हैं, क्योंकि उन लोगों को नहीं हो रही है तो इनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ना इनके बारे में दवाइयाँ बनाई जा रही है, और जो जो बीमारी उनको हो जा रही है उसके बारे में सारी चीज़ें जो है वो जरा सी देर में आप लोगों के सामने आ जा रही हैं। तो इन बीमारियों के बारे में WHO जो है वो फिलहाल अभी कंसर्न हो गया है। WHO भी जब कंसर्न होता है, जब ना उसको लगता है कि अब थोड़ा सा इसके बारे में सोच लेना चाहिए, वरना लोग ये कहेंगे तो अमीरों के बारे में ही सोचता है। कई बार ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पर, और ये रियलिटी भी है कि जो बोला ना अभी जो चीज़ें वहाँ पर निकल कर आती हैं कि हाँ भाई ठीक है अमीरों की दिक्कतें हैं तो सबकी दिक्कतें हो गई। तो ये जो बीमारी है ये काफ़ी गलत तरीके से आप लोगों को सारे एरिया में फैलती हुई नजर आती है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है ये बीमारी लगती कैसे हैं, जैसे पानी साफ नहीं होगा तो बीमारी लगेगी, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेगा, साफ खासकर से झुग्गी झोपड़ी वाले रीजन में लोग आप लोगों को देखने को मिलते हैं। हेल्थ की सर्विस अगर प्रॉपर वे में नहीं देखने को मिल रही है, आप खुद सोचो, एक गरीब इंसान है जिसके पास में मच्छरदानी भी नहीं है, ठीक है, और एक इंसान ऐसा है जो कि शानदार तरीके से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, एसी में अपना अच्छे से मस्त एंजॉय कर रहा है। अब दोनों को में से किसको बीमारी लगेगी, जो यहाँ पर बेसिकली मलेरिया वाली। आप लोग बोलोगे सर एसी वालों को भी मलेरिया होता है, ऐसे तो मैं नॉर्मल वैसे बात नहीं कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है होती है बीमारी, पर इन रियलिटी जो होती बीमारी उस इंसान को मार गई, मतलब एक तरीके से। एक इंसान ऐसा है जो एसी में रहता है, उसको चिकनगुनिया हो गया, शानदार से हॉस्पिटल में जाएगा, तुरंत ठीक करा के अपने घर आएगा। पर एक ऐसा इंसान है जो कि झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, उसको चिकनगुनिया हो गया, प्लेटलेट्स हो गई डाउन सारी, आप लोगों को लगता है वो जिंदा भी बच जाएगा। वो इतने सारे लोग जो हैं इसी वजह से मारे जाते हैं कि बीमारी होने के बाद में इलाज करवाने के पैसे नहीं होते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पर इसके ऊपर बात कर रही है, वो यहाँ पर रिपोर्ट निकाल के लेकर आई है कि भाई साहब इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेना चाहिए, वरना दिक्कतें देखने को मिलने लगती हैं फिर, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं आज की डेट में जिनके बारे में मैं आप लोगों से बातें करता हुआ चलूंगा थोड़ा, ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सबसे पहले तो इनका डोमिनेटेड एरिया कौन सा है, कहाँ पर ये बीमारियां पाई जाती हैं। मैंने अभी मैप में आप लोगों को दिखाया
जैसे अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, या फिर अमेरिका हो गया। अमेरिका का कभी नॉर्थ वाला पोर्शन नहीं, साउथ वाला पोर्शन। नॉर्थ वाले में तो भाई साहब अमीर लोग रहते हैं ठीक है। ये किस तरीके से होती है, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगी, इसी के साथ में कोई भी टॉक्सिक चीज़ें हो गई, उनसे फैलता है। तो बोला ये गया है कि यहाँ पर हम लोग को जो ऐसी 12 बीमारियां हैं जो कि बहुत सारे लोगों की जान लेती हैं, WHO ने बोला है जोर देकर कि भाई साहब उन पे फोकस कर लो। अगर फोकस नहीं करोगे ना यार, ये और ज़्यादा लोगों को मार डालेंगी और ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलेगी। और पता चला कोई ऐसी महामारी बन गई और फिर डरा भी दो अमीर आदमियों को कि गरीब ना, इनको बीमारी हो रखी है, ये ना बीमारी बढ़ जाएंगी, ऐसा करो इनका इलाज करवा दो, पता चला कल को तुमको भी लग गई तो हो गए भाई साहब लो पैसे, ठीक है, इनको ठीक करो जल्दी जल्दी। पहले कोरोना आया था, अब क्या टोरोना आएगा, ठीक है, और फिर डॉलर होना आएगा तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं आज की डेट में जो कि इन्वायरमेंट पर प्रेशर पड़ने की वजह से आप लोगों को देखने को मिल रही है। इन रियलिटी बताऊं आप लोगों को, आने वाले टाइम में ये बीमारी बड़ी कॉमन होने वाली है। तो इनके लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है आज के डेट में। अभी आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने बात की कि हम लोगों को अगर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है तो हम लोगों को बेसिकली जो फॉरेस्ट यानी कि जो इन्वायरमेंट है और जो हम हैं सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी बीमारी ऐसी हैं आज के डेट में जिनको हम लोग जूनोटिक बीमारी बोलते हैं। तो जूनोटिक बीमारी जो है वो बीमारी होती है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। बहुत सारी बीमारी अभी से चमगादड़ से फैल रही है, अभी कोई बोल रहे हैं चूहे से फैल रही है, कोई पक्षियों से फैल रही है, जैसे कि ये चिकन वगैरह, मुर्गी वगैरह, इनसे आप लोगों को देखने को मिल रही है, बर्ड फ्लू वगैरह ये सारे। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी है कि इनके ऊपर हम लोग अच्छे से फोकस देकर चलें। ये बीमारी जैसे मैंने आप लोगों को बताई, ये सारी बीमारी यहाँ पर, इसमें और भी बीमारी ऐड की गई 2017 में। जैसे यहाँ पर बात की जा रही है क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर डीप माइकोसिस, ये कई सारी और बीमारी इस लिस्ट के अंदर में ऐड की गई है। आज की डेट में यहाँ पर जो बीमारी है इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, और लगभग 149 कंट्री ऐसी हैं जिसके 1.4 बिलियन लोग आज की डेट में, इंक्लूडिंग 500 मिलियन बच्चे, जो कि इसकी बेसिकली बहुत ज़्यादा चपेट में आते हैं। और आप लोग खुद सोचो, एक इंसान है जो कि जैसे तैसे अपनी रोजी रोटी चला रहा है, दिन में धाड़ी के लेकर आता है 200 रुपये। वो इंसान जो है जो 100-200 रुपये डेली के कमा रहा है, जो आप लोग ये सोचो, वो इंसान जो है अगर घर में कोई बीमार हो गया है, ठीक है, तो वो पैसा उसका वहीं पर ही चला जाएगा उसके साथ में, और ऊपर से भूखा वैसे रहेगा और दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से इकोनॉमी को भी लॉस होता है बहुत ज़्यादा, और कई सारी दिक्कतें भी झेलनी पड़ती है लोगों को। 2013 में अगर आप लोग बात करें यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पर लगभग 1,42,000 के करीब लोगों की डेथ हो गई। समझ रहे हैं आप लोग, ये बड़ा नंबर होता है, ठीक है, जिसके बारे में जिसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। और पहले भी बहुत सारी डेथ हुई है, ऐसा नहीं कि अभी डेथ हुई है। तो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं तो फिर बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी जो भी यहाँ पर बोला मैंने, बहुत सारी बीमारियां हैं, तो एक चार्ट है यहाँ पर जिसमें कई सारी बीमारियां आप लोगों को दे दी गई हैं, बता दी गई हैं। आप लोग यहाँ पर इसको देख लेना, ताकि अगर कल को कोई भूल जाए कि यार कौन कौन सी बीमारी होती है, थोड़ा नज़र डाल लें, तो यहाँ पर इस चार्ट के ऊपर आप लोग नज़र डाल लेना। दुनिया भर के लोग, जैसे मैंने बताया, यहाँ पर बच्चे भी और जो बुजुर्ग भी, बड़े भी, सब इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपैक्टेड आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और बीमारियाँ ये अलग अलग तरीके से देखने को मिलती हैं, यानी कि किसी को ऐसा नहीं, किसी को ऐसे कि एक तरीके से कई बार पता भी नहीं चलता है कि यार इसको कौन सी बीमारी होगी। पता चला पेट में इन्फेक्शन होगा कोई खतरनाक तरीके का, और उसकी वजह से इंसान की डेथ हो गई। वो सोच रहे थे कुछ और था, पर लेकिन पता चला बीमारी कोई सी और निकली। क्यों? क्योंकि अक्सर जो होता है, जो सेक्शन है सोसाइटी का, जो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी चला रहा है, वो डॉक्टर के पास भी तब जाता है जब लगता है कि अब काम नहीं चलेगा। ये तो आप लोगों ने नॉर्मली अपने घरों में भी देखा होगा। अगर घर में देखो मम्मियाँ जो होती हैं बीमार हो गई, मतलब इग्नोर करती रहेंगी, ठीक है ये हल्दी की फंकी ले ली, ठीक है अभी थोड़ा सा काढ़ा पी लिया, ठीक है ये कर लिया, पुरानी कोई गोली रखी है उठा के वो खा ली। ये ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती है। पर प्रेजेंट टाइम पर मैं आप लोगों को बोलूँगा, ऐसा टाइम नहीं है कि हम लोग इस तरीके की चीज़ों से रिएक्ट करें, क्योंकि अभी के टाइम पर अगर ये चीज़ें जो हैं, जिस तरीके का माहौल चल रहा है, कोई भी बीमारी जो है वो इंसान को मार सकती है। इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट है, इसने कई सारी बातें बताई। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 16 देश ऐसे हैं जिसमें 80% के करीब ये बीमारी देखने को मिलती है ग्लोबली, जिसमें 1.65 बिलियन लोग रहते हैं। तो उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। और सबसे खतरनाक चीज क्या होती है, अगर एक इंसान बीमार है और उस इंसान को कोविड-19 लग गया, तो 99% चांस है कि इंसान जाएगा अब, क्योंकि ये हो गया कोमोर्बिडिटी। इसको क्या कहते हैं? ऑलरेडी एक बीमारी है, अब दूसरी बीमारी भी इसको लग गई, तो शब्द जो यूज किया जा रहा है वो है कोमोर्बिडिटी।
तो जिसको कोमोर्बिडिटी वाला चक्कर हो गया कि भाई साहब इसको ना फेफड़ों की बीमारी थी, सांस की बीमारी थी, कोविड-19 लग गया, अब ये इंसान जाने वाला है, वो वाली कंडीशन है, तो कोविड-19 ऐसे इंसानों को और ज्यादा चपेट में लेकर जाता है। इसीलिए देखा होगा कोविड-19 के टाइम पर वो सारे के सारे लोग, खासकर जिनकी एज ज्यादा थी और कोई बीमारी थी, वो मैक्सिमम लोग जो है वो आज की डेट में हमारे बीच में नहीं है। तो यहां से आप लोग सिचुएशन समझ सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेकर आए हम लोग ताकि इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। तो अगर बात करें यहाँ पर डेटा बताया गया 2019 और 20 के बीच में 34% जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, उससे भी कम लोग जो है उनको ट्रीटमेंट मिल पा रहा है। यानी कि अगर 100 लोग यहाँ पर ऐसी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं तो ओनली 34 लोगों को ही यहाँ पर ट्रीटमेंट मिल पा रहा है। बाकी के जो बच गए यहाँ पर 66 लोग, उनका क्या, उनके बारे में कौन सोचेगा। तो ये दिक्कतें हैं और ये एक तरीके से यहाँ पर अगर नहीं सोचेंगे तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती नजर आएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है, कोई शब्द आप लोगों के सामने आया, वोकैबुलरी का आप लोगों ने इग्नोर कर दिया, कल को एक हो रहा है वो इग्नोर कर दिया, चलते चलते इतने सारे शब्द हो जाएंगे, पता चला पूरा एक दिन पैराग्राफ आ गया एग्जाम में बैठे हुए, कोई सा शब्द ही नहीं समझ में आ रहा है। कर लो क्या करो, लुट गई गंगा वहीं पर ही, लुट गई लुटिया, डूब गई लुटिया, ठीक है। तो वो चक्कर है। तो बीमारी भी ऐसी है, जितना इग्नोर करेंगे वो जुड़ती चली जाती हैं। तो इसलिए बीमारी को इग्नोर नहीं करना है जरा सा भी। रिकमेंडेशन क्या है, सबसे पहले तो देखो पैसे की जरूरत पड़ेगी यार। कोई भी दवाई अगर बनानी है ये ऐसे ही नहीं बन गई है, दुनिया भर का पैसा लगा है कोविड-19 की दवाइयां बनाने में। इसलिए अमीर देश 2-2, 3-3 दवाइयां बनाकर बैठ गए और सिक्योर इतने हैं कि बूस्टर भी लेकर बैठ गए, मतलब यहाँ एक डोज नहीं मिल रहा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और बहुत सारे लोगों को वो कह रहे हैं कि आधों को तो ये नहीं पता कि बीमारी आई भी थी और चली भी गई। ऐसे ऐसी भी कंट्री हैं अफ्रीका के अंदर में, उनको खाना नहीं मिल रहा है टाइम पर, वो बीमारी के बारे में सोचें, कोरोना के, ये कोरोना भी आकर चले जाए उनको पता ही ना चले। तो ऐसी ऐसी कंडीशन लोग झेल रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट जरूरी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूरी है, ताकि डिले किया जा सके, यहाँ पर एक तरीके से रिवर्स किया जा सके इसको, प्रोसीजर को, यहाँ पर बीमारी लोगों को ज़्यादा ना लगे। और जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिनके बारे में मैं आप लोगों से बात भी कर चुका हूँ कई बार, अगर किसी को नहीं पता सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में तो जाकर सर्च कर लेना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय वीर, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगी। उसमें 2030 तक के टारगेट है बहुत सारी चीज़ों के, कि हाँ ये बीमारियां ऐसे ऐसे हम लोगों को खत्म करनी है, ये आप लोग याद रखिएगा। अच्छा ये बताइए कौन से नंबर गोल में आता है हेल्थ, इतना तो याद होगा, ये भी बोल गए ये ऐसा मत कर देना यार, ठीक है मल्टी सेक्टर का कोलैबोरेशन करना पड़ेगा यहाँ पर, यानी कि डॉक्टर भी आएंगे यहाँ पर, अमीर जो देश हैं वो भी आएंगे साथ में मिलकर, जो यहाँ पर इकोनॉमिस्ट हैं थोड़ा सा वो भी पैसा लगाएंगे, बिजनेसमैन वगैरह, सरकार भी आएगी, तो सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, कम्युनिटी सब मिलकर सारे आएंगे। मान लीजिए जैसे कि आप लोग ऐसे समझिए इसको, अभी रिसेंटली ऐसी कई सारी स्कीम्स देखने को मिली देश में कि जो डॉक्टर है वो अपना प्रोफेशन तो लेके चल रहा है, मतलब जहाँ पे वो काम कर रहा है उससे उसकी रोजी रोटी चल रही है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, टाइम निकाल के थोड़ा सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है और प्रेग्नेंट वुमेन को थोड़ा सा वहां पर एक तरीके से देख रहा है, वीक में एक दिन, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर, वही फुल टाइम नहीं, वीक में एक दिन कुछ अपना 2-3 घंटे निकाल के वो वहां पे जाके अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। तो ये एक तरीके की वॉलंटरी सर्विस हो गई। मान लीजिए जैसे कि मैं कहीं और आज की डेट में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जैसे कि वहां से टाइम निकाल कर आकर मैं आप लोगों के लिए लेक्चर ले रहा हूँ, तो ये एक तरीका वॉलंटरी हो गया मेरी तरफ से यहाँ पर ये, ठीक है। पर लेकिन पता चला कि मैं कंप्लीट एक टीचर हूँ जी, कि मेरी रोजी रोटी आ रही है, इसके बिना मेरा काम ही नहीं चल रहा है, तो फिर क्या हो गया, फिर चक्कर ये हो गया कि ये एक तरीके से इसके अलावा मैं कुछ और कर रहा हूं जाकर कहीं पर। तो मतलब कहने का मतलब जो काम कर रहे हो उसके अलावा कोई ऐसा काम करो ताकि लोगों की उससे हेल्प हो जाए, वो वाली बात मैं यहां पर कह रहा हूं। तो ऐसे बहुत सारे हैं यहां पर, तो उसमें पार्टनरशिप होता है कि वॉलंटरी सर्विस हम लोगों ने प्रोवाइड करा दी। आप लोग जॉब कर रहे हो, आप लोगों ने यहां से भी पढ़ लिया, जॉब कर रहे हो, तो आप लोगों ने क्या किया, यार थोड़ा सा बैठ के चलो ना, बच्चों को पढ़ा देते हैं अपनी चीजें इस तरीके से, तो क्या हो गया वो, तो आप लोगों ने वॉलंटरी सर्विस यहां पर प्रोवाइड करा दी। कोई भी ऐसी चीज आप लोग कर सकते हो, किसी एक चीज जो भी आप लोगों को लगती है, ऐसा नहीं कि सही में होना है। मान लो किसी बच्चों को जाके किताब दिला दी कि हाँ यार इनको किताब नहीं मिल रही है, तो जो आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, वो नेक्स्ट लेवल का निकल कर आने वाला है, ठीक है। इसी के साथ में बोला जा रहा है कि नीड ऑफ द आवर है यहाँ पर कि एडिशनल पार्टनर बनाए जाए, यहाँ पर फंडर बनाए जाए, क्योंकि पैसा यार ना बेसिक नीड है किसी भी चीज़ के लिए। अगर पैसा नहीं होगा तो मान लो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में उनको दवाई क्यों नहीं मिली बेचारों को, ये देखो आप लोग, क्योंकि उनके पास में रोटी खाने का पैसा नहीं है, दवाई कहाँ से लगा लेंगे वे। तो ये जरूरी है कि फुल स्केल चीज़ों को इंप्लीमेंट करना तो बहुत दूर की बात है, हम लोग ढंग से उनको नॉर्मल तरीके भी चीज़ें नहीं लेके चल पा रहे हैं। तो जो गैप है यहाँ पर, ये अमीरी और गरीबी का, वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसलिए इसको भरने की जरूरत है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें पीछे पड़ा हुआ है। तो देखते हैं कितना सक्सेस ये हो पाता है। फिर भी जोर पूरा लगा रखा है लड़के ने, ये कह रहा है कि 2021 से लेकर 2030 तक का यार टारगेट है कि ये जो इस तरह की जो बीमारी है उनको कैसे कैसे हम लोग उसका रोड मैप बनाकर उसको खत्म कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं इसके। और यही यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें भी यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में बात की जा रही है।
इसके ऊपर एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसको लंदन डिक्लेरेशन बोलते हैं। डिक्लेरेशन भी देखो कहाँ का है, लंदन का, जिनको पता भी नहीं है कि कौन होती है ये बीमारी होती कौन सी है। कम से कम होना चाहिए था दिल्ली डिक्लेरेशन या फिर अफ्रीका की किसी कंट्री के अंदर डिक्लेरेशन। चलिए जो भी है, लंदन डिक्लेरेशन है जो कि अडॉप्ट किया गया था 30 जनवरी 2012 में, यानी कि 30 जनवरी 2012 में। इसीलिए तो नहीं कुछ असर हुआ अब तक भी। अगर ये कहीं ऐसी जगह होता जहाँ पर उसका समझ में आता, वहाँ पर ये डिक्लेरेशन हुआ है। और अभी फिलहाल जो है पूरे इसको कितने हो गए हैं, 12 दूनी 24, समझ लो आप लोग यहाँ पर 1 दशक पूरा हो चुका है, ठीक है। तो तभी भी यहाँ पर कोई सोल्यूशन निकल के नहीं आ रहा है। तो ये जरूरी है कि इन चीज़ों के ऊपर फोकस दिया जा सके, वो तभी दिया जाएगा। देखो जो इंसान कोई बीमारी से जो इंसान जूझ रहा है उसको पता है कि यार ये बीमारी है और प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जिसको ऐसी बीमारी के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो क्या कर लेगा उसके बारे में। एक बीमारी है जिसका नाम है यहाँ पर ये लिम्फेटिक फ्लेरेसिस। ये आप लोग कौन यहाँ पर इस बीमारी के बारे में जानता है? अगर मैं यहाँ पर पिक्चर दिखाऊं तो आप लोग देखकर डर जाओगे। इसको हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं इस बीमारी को। एक मूवी है, किस किसने देखी है, साउथ इंडिया की मूवी है और मूवी का नाम है आई मतलब आई फॉर आई, ठीक है, नहीं बोलते आई लव यू, तो उस वाले आई की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो आई है यहाँ पर, ये जो मूवी है 2015 में आई थी, ठीक है, तमिल लैंग्वेज में आई, फिर हिंदी में इसको डब किया गया। ये एक साउथ के हीरो हैं शंकर, बहुत शानदार मूवी जो है वो डायरेक्ट करते हैं और उनके द्वारा ये मूवी जो है वो डायरेक्ट की गई थी। और इस मूवी को किस किसने देखा है पहले तो ये बताओ। एमी जैक्सन है इसमें जो कि हीरोइन के तौर पर है यहाँ पर, और जो विक्रम है यहाँ पर आई थिंक हीरो के तौर पर यहाँ पर। तो ये मूवी जो है बड़ी ही शानदार मूवी है। किस किसने देखी है बताना जरूर। जिस किसी ने नहीं देखी है देखना, पर डर मत जाना देख के। उसमें एक इंजेक्शन के बारे में बेसिकली बात की जा रही है और उसकी वजह से यहाँ पर जो खतरनाक सिचुएशन क्रिएट होती है वो वहाँ पर दिखाया गया है। तो ये एक इंसान जो है उसका कुछ ऐसी हालत होती है यहाँ पर, ठीक है, उस इंजेक्शन की वजह से। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इंडिया के अंदर इनिशिएटिव है यहाँ पर जिसमें एक्सेलेटेड प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ द लिम्फेटिक फ्लेरेसिस, ये हाथी पांव वाला, हमारे देश में इसको रोकने के लिए 2018 में ये यहाँ पर बेसिकली हम लोग के यहाँ प्लान लेकर आए, यानी कि हमारे देश में भी ये बीमारी है। WHO के द्वारा सपोर्ट किया जाता है रीजनल अलायंस। तो उसने 2005 में नेपाल और बांग्लादेश को बोला कि मिलकर काम कर लो इंडिया के साथ में, ठीक है। तो ऐसा भी देखने को मिला ताकि डायग्नोसिस किया जा सके काला जार जैसी बीमारियों का। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। वेक्टन बोन जो बीमारी होती है उनको कैसे यहाँ पर मिटाना है। जिसमें मक्खियाँ होती है, सैंड फ्लाई, ये आप लोगों को देखने को मिलती है। मक्खियों से बहुत सारी बीमारी होती हैं आज के डेट में। अगर बात करें तो एक जगह से आकर वहाँ पर बैठ गए फिर ये हो गया। तो ये सारी की सारी जो बीमारी है गवर्नमेंट सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराती है, तब जाकर यहाँ पर इनको कंट्रोल करने की जो है क्षमता अंदर आ पाती है। वरना ये बीमारी ऐसी है, मान लो किसी सोचो कि किसी इंसान को हो जाए तो वो इंसान सोच भी ना पाए इसके बारे में। तो ये बातें हैं। तो WHO जो है वो आन बान शान से इसको ठीक करने के पीछे लगा हुआ है। तो WHO के बारे में कुछ बातें याद रखिएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन UPSC का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर पेपर आप लोगों ने देखा होगा पुराना उठाकर तो इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग समझ सकते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है 7 अप्रैल को बनाया गया था 1948 में, यानी कि 1948 में जब ये बनाया गया था। इसी के नाम पर यहाँ पर फिर हम लोगों ने जो है वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया 7 अप्रैल को। ये तो चलो सही है, एक बेसिक चीज़ें हैं, पर लेकिन याद रखिएगा 6 रीजनल ऑफिसेस के। वैसे तो इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड के अंदर में, पर लेकिन 6 रीजनल ऑफिस है। उसमें से एक रीजनल ऑफिस का नाम जरूर याद रखिएगा जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में है, और वो साउथ ईस्ट एशिया में कहाँ पर है, वो है न्यू दिल्ली के अंदर में, ठीक है। यानी कि एक ऑफिस हमारे देश के अंदर भी है WHO का, जो कि रीजनल ऑफिस है। इसके द्वारा कुछ रिपोर्ट तैयार की जाती हैं, जैसे कि अगर बात करूं वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट जो है वो WHO के द्वारा तैयार की जाती है। ग्लोबल न्यूट्रिशन जो रिपोर्ट जो है वो WHO के द्वारा तैयार की जाती है। इसी के साथ में यहाँ पर वर्ल्ड विजन जो रिपोर्ट है वो WHO के द्वारा तैयार की जाती है। इसी के साथ में यहाँ पर एम्बियंट एयर पोल्यूशन जो रिपोर्ट है वो WHO के द्वारा तैयार की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग जो है वो WHO के द्वारा तैयार की जाती है। तो कल को चलकर कोई बोल दे कि इनमें से कौन सी रिपोर्ट जो है WHO के द्वारा तैयार की जाती है, तो ये सारी की सारी रिपोर्ट जो है WHO के द्वारा तैयार की जाती है। और रिपोर्ट एक इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बना जाता है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पर इसके बारे में नहीं होना चाहिए, कल को क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। क्वेश्चन है यहाँ पर पूरा एक रिवीजन आप लोगों को करा देगा, यहाँ पर जो भी आप लोगों को पढ़ा है बेसिकली नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के बारे में। तो ये आप लोगों के सामने स्टेटमेंट है, बोला गया कि ये जो बीमारियां हैं ये डाइवर्स जो कंडीशन की वजह से आप लोगों को देखने को मिलती है। ऐसे नहीं कि वायरस की वजह से होगी, वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, पैरासाइट्स यानी किसी भी की बीमारी की वजह से यहाँ पर ये हो सकती है। ऐसा नहीं कि ये कोरोना की तरह बस वायरस है यहाँ पर, ठीक है।
रीजन अफ्रीका, एशिया और अमेरिका में देखने को मिलेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कह रहा है कि प्रायोरिटी दे दो कम से कम 12 है, जो कि खतरनाक है, ठीक है। और केसेस 1,42,000 यहाँ पर डेथ देखने को मिली थी, और इसी के साथ में यहाँ पर कुछ कम हो गई हैं जो 1990s में था उसके कंपेयर में। अगर आप लोग बात करेंगे उस टाइम पर तो एक साल में 2 लाख से ऊपर डेथ होती थी। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ओनली 1, ओनली 3, ऑल ऑफ द अबोव या फिर नन ऑफ द अबोव। तो सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, एक एक बात बिल्कुल सही है। और आंसर यहाँ पर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर डी, आंसर यहाँ पर सी हो गया, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया, ऑर्गेनाइजेशन भी कवर होगी, कहाँ कहाँ पर ये बीमारी दिख रही है वो भी बता दी। बेसिक रिपोर्ट के बारे में आप लोगों को बता दिया, किस तरीके से क्या क्या कंडीशन यहाँ पर दिख रही है। इसी के साथ में यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस कर ली। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि पता चल जाए कि टॉपिक को भी कि हाँ पढ़ने के लिए SLV आर्मी बैठ गई है, ठीक है। और मूवी ऐसा नहीं कि बोल दे तो आज ही जाकर देखने लोगों, मूवी ना आप लोगों के लिए अवार्ड होना चाहिए, यानी कि अवार्ड बोलो या फिर रिवॉर्ड बोलो आप लोग यहाँ पर। जब आप लोग जो है जब आप ना पढ़ते पढ़ते जो है बिल्कुल एक तरीके से लगे कि आज तो यार मस्त पढ़ दिए, जितना डिसाइड किया था उससे ज़्यादा पढ़ दिए, जो SLV प्लानर था वो पूरा भरने बैठो तो लगे कि यार वो तो फुल भर गया है, उस टाइम पर लगे कि आज तो मतलब मज़ा आ गया, तो तब अपने आप को बोलो कि अब की बार ना बैठ के हम लोग क्या करेंगे, अब की बार बैठ के हम लोग यहाँ पर ये मूवी देखेंगे। ये देखो भाई साहब के हाथ में सिगरेट है एक पैर कब्र में, दूसरा केले के छिलके पर हरकतें नहीं छुट रही हैं चलिए जो भी है, ये था पूरा आर्टिकल। कोई कन्फ्यूजन हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। और बाकी जो भी डाउट हो पूछ लिया करो, अपना उन्हें कहते हैं घर की बात है, यहाँ पर शर्माओगे तो कहाँ जाओगे, तो शर्म नहीं किया करते, वरना फिर वही डायलॉग है, जिसने करी शर्म आगे बोलो, हाँ बिल्कुल वही, उसके पुट्ठे गरम, ठीक है। दोस्तों ये एक ऐसा आर्टिकल है, अगर आप लोग रेगुलर मेरे साथ में कनेक्ट रहते होंगे तो कई बार ये आर्टिकल जो है मतलब इस टॉपिक को डिस्कस किया जा चुका है, पर लेकिन रिपीटेडली न्यूज़ में आता रहता है। तो फ़ायदा क्या होता है कि कई सारी चीज़ें जो हैं आप लोग की रिवाइज भी हो जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर टॉपिक से आप लोगों की रिवाइज होने वाली हैं जरा सी देर में। पहले बात करता हूँ कि बात की जा रही है UN रिफॉर्म के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इस टॉपिक के बारे में कि इससे आंसर राइटिंग के क्वेश्चन भी आप लोगों से UPSC में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अभी क्यों है न्यूज़ में यहाँ पर, ये चेहरा देख लो, कल को क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं, पहचानो कौन, ठीक है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि भाई साहब जो है हमारे देश की विजिट पर है, तो इसके चलते यहाँ पर क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। तो बात की जा रही है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम है यहाँ पर सीसाबा कुरेशी। तो सीसाबा कुरेशी जो है वो यहाँ पर इंडिया की विजिट पर थे यहाँ पर, और ये थे बेसिकली ये प्रेसिडेंट है। तो 77th जो UN जनरल असेंबली न्यू दिल्ली के अंदर में यहाँ पर, तो उसके चलते यहाँ पर ये एक तरीके से हमारे देश की विजिट पर थे, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो कन्फ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। अभी ये तो हो गया यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन। वैसे एक आर्टिकल कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था यहाँ पर ये इसके बारे में, तो वो भी कवर कर लेता हूँ, और बाकी सारा का सारा आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा साथ में, जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन का सारा। ये यहाँ से इवन आप लोगों से वनडे टाइप एग्जाम में भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि आप लोगों से अगर बात करी जाए स्टेट पीसीएस के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और UPSC ने तो पूछे हैं। तो बहुत ही शानदार टॉपिक होता है, ठीक है। तो कोई भी डाउट नहीं होना है, एक एक पॉइंट डिस्कस करते हुए चलेंगे अच्छे से। एक टॉपिक और है उसको भी कवर कर लेंगे साथ में, तो रिविजन भी हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। दोस्तों UN शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो UN जो कि बिल्कुल आप लोग अगर कंपेयर करना चाहें तो आप लोग अपनी पार्लियामेंट के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे देश में पूरी कंट्री में कोई भी कानून हम लोग बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यूनाइटेड नेशन का नाम सबसे पहले सामने आता है। ऐसे ही यहाँ पर UN की सिक्योरिटी जो काउंसिल है वो यहाँ पर रूल और रेगुलेशन बनाती है कई सारे तमाम इंपॉर्टेंट मुद्दों को लेकर। न्यूज़ में क्यों है अभी ये, इसलिए क्योंकि इंडिया जो है उसके पास में प्रेसिडेंसी आ गई है। ये रोटेशन पे आप लोगों को देखने को मिलती है मंथली बेसिस पर, इसीलिए यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया है। तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल की आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है यहाँ पर, ये ऐसा नहीं कि पहली बार आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला है। 2021 में अगस्त में भी आप लोगों को यहाँ पर प्रेसिडेंसी जो है वो इंडिया के पास में देखने को मिली थी। अभी हमारे पास में फिर से यहाँ पर प्रेसिडेंसी आ गई है। 1 दिसंबर से ये मंथली आप लोगों को देखने को मिलेगी। सेकेंड टाइम है इन 2 ईयर में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोग UN के अंदर में आज की डेट में नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर हम लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जो है यहाँ पर परमानेंट मेंबर है, क्योंकि परमानेंट मेंबर टोटल 5 होते हैं और वो 5 ही हैं। उसमें कई बार हम लोग रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं, पर लेकिन उसको चेंज करने के लिए तैयारी नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। हम लोग इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है, हम लोग कई सारे मुद्दों पर यहाँ पर बात करेंगे। यानी कि जैसे कि हमारे पास में प्रेसिडेंसी है, तो अब UN के पापा हम हैं,
तो हम लोग इसके पापा हैं, तो हम लोग क्या क्या यहाँ पर इसके अंदर चीज़ें ला सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला तो 14 दिसंबर को रिफॉर्म ला जाएगा यहाँ पर मल्टीलेटरलिज्म के बारे में, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं किसी एक की नहीं चलेगी, सबकी चलेगी। एक टाइम ऐसा था, यूएसए था दुनिया में और वो सबका पापा बना रहता था अपने आप ही, पर लेकिन आज के डेट में यूएसए भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, जापान भी है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील, बहुत बड़ी बड़ी कंट्री आज के डेट में सामने निकल कर आ चुकी है। तो इसलिए यहाँ पर मल्टीलेटरल यानी कि सबको मिलकर काम लेकर आना है, तो उसके लिए रिफॉर्म किए जाने हैं। तो इंडिया ने यहाँ पर ओपन डिबेट रखा है कि कैसे हम लोग इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के ऊपर काम कर सकते हैं और सब मिलकर काम करेंगे। यानी कि यूएसए बोलेगा नहीं भाई साहब ऐसे करेंगे, तो इसको क्यों बोला गया, इसको नॉर्म्स बोला गया है, यानी कि न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये काफी बड़ा टारगेट हमारा रहने वाला है इस पर्टिकुलर फील्ड में। दूसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा टारगेट आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है काउंटर टेररिज्म, यानी कि जो टेररिज्म होता है जिसको आप लोग आतंकवाद बोलते हो हिंदी के अंदर में, ये दुनिया भर में आज के डेट में एक दीमक की तरीके से घुसा हुआ है। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि इसको उखाड़ कर फेंकना बहुत जरूरी है। अगर ये उखाड़ कर नहीं फेंका तो बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर है ये वाली दीमक। तो इसके ऊपर इंडिया काम करता है और जब भी इंडिया इसका नाम लेता है तो पड़ोसियों को मिर्च लग जाती है, ठीक है। बताने की जरूरत नहीं है किसको ये मिर्च लगती है। तो यहाँ पर हाई लेवल की ब्रीफिंग होगी। थीम है यहाँ पर थ्रेट्स टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कोज बाय टेररिस्ट एक्ट, जो भी टेररिज्म की वजह से होता है। आप लोग खुद देखिए, टेररिज्म की वजह से कई सारी कंपनी ऐसी हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान की हरकतों की वजह से वहां पर इन्वेस्टमेंट करने तक पसंद नहीं करती है। हालांकि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े स्टेप उठाए, वहां पर काफी कुछ अच्छा हुआ, जबकि अब चीजें थोड़ी सुधर रही हैं, वरना ये पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता है। ग्लोबल अप्रोच टू काउंटर टेररिज्म, तो चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इनके ऊपर काम किया जाएगा कि कैसे यहाँ पर जो एक देश से दूसरे देश में टेररिज्म फैलता है उसकी वजह से क्या दिक्कतें देखने को मिलती है, इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरीके से रिफॉर्म नहीं होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आने वाली है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे होंगे जो कि इंडिया यहाँ पर बेसिकली इनके ऊपर डिस्कशन कराएगा। और ये डिस्कशन होगा कहाँ, बोल दिया मुंह उठा के यूएन के अंदर में होगा। अबे यूएन अकेला एक थोड़ी चीज ना है, यूएन के अंदर में पार्ट है। जी हाँ, तो आप लोगों को ऑप्शन देकर ही कोई पूछ लेगा तो क्या बोलोगे कि यार पता नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होगा। एसएलवी आर्मी हो, पता होना चाहिए सबको, ठीक है। कमांडो क्या बोला जाता है कि अपनी एरिया का एक तरीके से बिल्कुल बेहतरीन खिलाड़ी है। तो 6 ऑर्गन है यहाँ पर हम लोग बात करें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। बाकी अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर तो जैसे जनरल असेंबली हो गया, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ट्रस्टशिप देखने को मिलेगा, ट्रस्टशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, सेक्रेटरीट हो गया, ठीक है। तो ये आप लोगों को अलग अलग इसके पार्ट यहाँ पर नजर आएंगे। तो यहाँ पर अगर नाम से आप लोग देखो, नाम क्या बोला मैंने, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। तो ये इसीलिए यहां पर बोला है कि कोई भी अगर पीस को थ्रेट करेगा, पीस के रास्ते में आएगा, तो हम लोग मिलकर उसके छोटे छोटे पीस कर देंगे, ठीक है। ऐसे आप लोग यहां पर समझ सकते हो। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। टोटल मिलाकर परमानेंट मेंबर आप लोगों को 5 देखने को मिलेंगे और नॉन परमानेंट 10। तो टोटल मिलाकर संख्या कितनी होगी, 15। तो 15 मेंबर आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे। चाइना, फ्रांस, रसिया, यूएसए और यूके, ये 5 परमानेंट मेंबर है। और बाकी के नॉन परमानेंट जो हैं वो रोटेशन के बेस पर इलेक्ट होते रहते हैं और वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इसलिए ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ये याद रखना कि इंडिया भी नॉन परमानेंट मेंबर है, ये इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। हम लोग नॉन परमानेंट मेंबर हैं, सच्ची मुच्ची, कैसे समझते हैं अभी और कब तक हम लोग कितनी बार बन चुके हैं। तो ये भी हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रखिएगा। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बने थे 1951 में, दूसरी बार हमको ये उपाधि मिली 1967 में, तीसरी बार 1972 में, चौथी बार 1977 में, पांचवी बार यहाँ पर 1984 में, छठवीं बार 1991 में और सातवीं बार यहाँ पर क्या है, ये है बेसिकली 2011 में, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब कौन सी बार है यहाँ पर, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो अब की बार क्या है, 8वीं बार है हम लोग यहाँ पर। तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा, कल को क्वेश्चन पूछा सकता है। तो 8th टाइम हम लोग यहाँ पर इसके मेंबर बने। किस किस एरिया में क्या क्या इशू जो हैं वो डिस्कस करने के लिए अगर बात की जाती है तो ये भी कई बार आप लोगों से बातें पूछ ली जाती है। पर जो बेसिक है यहाँ पर कि यहाँ पर परमानेंट मेंबर तो बता दिया, पर नॉन परमानेंट मेंबर आते कहाँ से हैं ये। जैसे अफ्रीका से 3 आएंगे, ठीक है, टोटल 10 हैं। 2 आएंगे एशिया से, लैटिन अमेरिका से 2 देखने को मिलेंगे, वेस्टर्न यूरोप से और ईस्टर्न जो यूरोप से आप लोगों को 1 मेंबर नजर आएगा। यहाँ पर टोटल जब इनको ऐड करोगे तो 10 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर यूएन का नजर आता है।
यूएन जो है वो कई सारे मुद्दों पर आप लोगों को यहाँ पर बात करता हुआ और काम करता हुआ भी नजर आता है। जैसे कि इशू क्या क्या है आप लोग यहाँ पर देखते हैं, कई सारे इशू हैं आज के डेट में। खासकर देखो, एक तो होता है कि वो काम करेगा किसी मुद्दे के ऊपर, एक होगी उसके ही ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगी, भाई साहब तुम सही हो अपनी जगह। तो ऐसी बातें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके अंदर जो मुद्दे हैं, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि द लॉस ऑफ रेलिवेंस। ये बोलते हैं कि जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाया गया था वो काम ही नहीं कर रहे हैं। खुद देख लो आप लोग, रसिया और यूक्रेन की लड़ाई में कितना रोल प्ले किया इसने। जब यहाँ पर यूएस से कहीं पर जाकर बदतमीजी काटता है किसी दोस्त के लिए, किसी देश के लिए, तो क्या करता है ये। अब लोगों ने देखा यहाँ पर म्यांमार के अंदर में क्या कंडीशन रही रोहिंग्या कम्युनिटी को लेके, कुछ केस ने यहाँ पर सीरिया के अंदर कुछ केस ने ढंग से, अफगानिस्तान के अंदर जो चीजें चल रही थी कुछ किया ढंग से। भाई साहब तुम हो कौन, पहले तो ये बता दो, क्यों बने बैठे हो तुम यहाँ पर। इसमें आप लोगों को मल्टीलेटरलिज्म देखने को नहीं मिलेगा। एक दो कंट्री हैं जो अपनी दादागिरी चलाती रहती हैं। मोटे मोटे तौर पर बोलो तो 5 कंट्री हैं वीटो पावर मिली हुई है, भाई साहब धड़ल्ले से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब पाकिस्तान को बोल मेरा साथ दे, क्यों, क्योंकि यूएन में तुम्हारे खिलाफ कुछ भी आएगा मैं उसको रोक लूंगा। मतलब पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं एक तरीके से। देखे कौन किसको पकड़ता है। अगर यहाँ पर डेमोक्रेसी लेकर आ जाए तो कैसा रहेगा, पर लेकिन छोड़ने के लिए तैयारी नहीं है लोंडे अपनी पावर। ये कह रहे हैं कि नहीं, कैसे छोड़ दें हम लोग। तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इनके ऊपर काम करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, वरना बहुत सारी दिक्कतें आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाली है। इसीलिए बोलते हैं कि इसके अंदर रिफॉर्म होना चाहिए। लेस रिप्रेजेंटेशन, खुद देखो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से परमानेंट 5 मेंबर में कोई है ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से कोई आप लोगों ने देखने को मिलेगा, साउथ अमेरिका से कोई नहीं देखने को मिलेगा। खुद देख लो आप लोग यहाँ पर। चाइना यहाँ पर हो गया एशिया से, ठीक है। रसिया तो एशिया और यूरोप दोनों का है। ये यूएस से हो गया नॉर्थ अमेरिका का। यूके और फ्रांस दोनों यूरोप से आगे निकलकर। कहाँ है इसमें ऑस्ट्रेलिया से कोई, कहाँ है इसमें। एक तरीके से अफ्रीका कॉन्टिनेंट पूरा ही गायब हो गया यहाँ पर, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पूरा ही गायब हो गया। क्या आप लोग बोल सकते हो यूएन को कि यूएन जो है वो एक वर्ल्ड बॉडी है। कहाँ से वर्ल्ड बॉडी हो गई भाई साहब ये है। तो ये तो फालतू की बकायती चल रही है इसमें। तो इसीलिए कहते हैं कि ये फालतू का एक मुद्दा है, जो कि कहीं ना कहीं गरीब देशों को गए, दबे कुचले देशों को और ज्यादा दाबने और कुचलने का काम करते हैं यहाँ पर। मिस यूज ऑफ वीटो, अभी बताया ना मैंने, अपने अपने तुम मेरी साइड में रहेगा तो मैं तेरा साथ दूंगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं। यूएस से इजराइल को सपोर्ट करता है, रसिया इंडिया को कई बार सपोर्ट करता है, चाइना पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ये सारे जो देश हो गए उनको सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से अपने अपने फायदे के लिए वीटो का पावर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो इसीलिए यूएनएससी में इंडिया बार बार चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि भाई साहब इसके अंदर चेंज ले आओ, नहीं तो हम लोग इसको छोड़ के चले जाएंगे। यानी कि ये कोई काम कर नहीं रहा है, इसके अंदर चेंज लाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। बहुत बार ये बातें बोलेगी है। इसमें अगर आप लोगों को ध्यान रहे यहाँ पर, ये सबसे जरूरी यहाँ पर ये है कि जो भी यहाँ पर काम होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर उनको इम्प्लीमेंटेशन करने की बात की जाती है, ठीक है। अगर बात की जाए, इंडिया जो है वो इलेक्ट हुआ नॉन परमानेंट मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के तहत। तो अच्छी खासी सपोर्ट हम लोगों को मिली। 193 मेंबर में से 184 मेंबर ने हम लोगों को यहाँ पर सपोर्ट किया, यानी कि शानदार जीत कर कर आए। अलोंग साइड इंडिया के साथ में आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे, इनको भी यहाँ पर पर्टिकुलर पोजीशन मिली, ये याद रखिएगा। पर लेकिन अगर सबसे इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों से पूछे, दुनिया में सबसे ज्यादा बार नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो कौन बना है, तो वो बना है जापान। दूसरे नंबर पर ब्राजील, तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना, चौथे नंबर पर हमें। पाकिस्तान भी पीछे नहीं है भाई साहब, समझ सकते हैं। पाकिस्तान, कोलंबिया और इटली तीनों साथ में है, और कनाडा काफ़ी पीछे है। कनाडा से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतने पीछे होगा, पर लेकिन चलिए जो भी है। पर लेकिन टॉप पर कौन है, जापान। तो इस तरीके से ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। तो यार ये वो एरिया हैं जिन पे काम करना काफ़ी जरूरी है, पर लेकिन अक्सर जो है इनके ऊपर काम नहीं होता है। आप लोग खुद सोचो, हम लोग ऐसी पार्लियामेंट बना ले जिसमें एक ही राज्य में से सारे लोग चुनकर आ रहे हैं, कैसा लगेगा आप लोगों को। पार्लियामेंट जैसी लगेगी आप लोगों को, तो पार्लियामेंट रहेगी ही नहीं, वो कंडीशन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। तो इस तरीके से ये है। हालांकि ये एक छोटा सा एक लॉलीपॉप दे रखा है कि नॉन परमानेंट मेंबर को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। हाँ हाँ, आ जाना आप लोग भी कुछ टाइम के लिए, आप लोग भी यहाँ पर एक पर्टिकुलर सीट पर आके बैठ के चले जाना। ऐसे थोड़ा ना होता है यार, ये तो गंदी बात है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर रिफॉर्म लेकर आना चाहिए, और जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाया गया था वो पर्पज कहीं साधता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए चेंज करो। जब यार चीजें पसंद नहीं आ रही है, कोई भी काम आप लोग कर रहे हो ना, रिजल्ट नहीं दे रहा है, चेंज करो यार उसको तुरंत, इमीडिएटली, चुटकियों में। क्यों काम नहीं, रिजल्ट नहीं दे रहा है तो चेंज करो फिर उसको। आप लोग लंबे समय से उसी पर बैठे हुए हो, तो ये चीजें आप लोगों को अंदर भी लेके आनी है। और यहाँ पर तो देख लो कब बनाया था, आज तक बैठे हुए रोटियां सेक रहे हैं इसके ऊपर, छोड़ने के लिए तैयारी नहीं है भाई साहब अपनी सीटें। इस तरीके की हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये यूपीएससी भी बोल रहा है। आप लोग खुद देख सकते हैं, इन्हें खुद क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने, बोला है कि डिस्कस द इंपेडिमेंट्स इंडिया इज फेसिंग
इन इट्स परस्यूट ऑफ परमानेंट सीट इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। भाई साहब सबसे बड़ा रोड़ा तो चाइना अड़ा देता है। चाइना कहता है कि तुम कैसे आ सकते हो जब तक हम लोग यहाँ पर हैं, तुमको तो आने नहीं देना है, क्योंकि वीटो दे ही इसलिए रखी है। वीटो का मतलब समझते हो, 5 मेंबर में से किसी ने एक ने बोल दिया ना ये काम नहीं होगा, तो वो काम नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 5 में से 3 बोलेंगे तो ही होगा, अगर ऐसा होता फिर भी बहुत सही होता। 5 में से एक ने बोल दिया वो काम नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये कंडीशन आज के डेट में आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इसके जो संविधान है यहाँ पर बेसिकली यूएन का, उसके किस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में यहाँ पर वीटो पावर के बारे में जिक्र किया गया है? ये छोटा सा क्वेश्चन भी आप लोगों से वनडे टाइप में एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो बताइए कौन सा आर्टिकल है? हालांकि बताया था आप लोगों को, तो आप लोगों को पता ही होगा। और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश जरूर करना। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसका आंसर दोगे और पार्टिसिपेट करोगे। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो उसको पूछ लिया करो, और सिस्टमेटिक वे में जो क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर दिया करो, और इसी के साथ में चीज़ों को एक तरीके से देखा करो कि कहाँ कहाँ पर क्या कमियाँ रह रही है पढ़ाई में, उसको इंप्रूव करते हुए चलो, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ऐसा नहीं पहली बार डिस्कस कर रहा हूँ। अगर रेगुलर सुन रहे हो तो आप लोगों का रिविजन भी हो गया होगा। ओके, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफी डिटेल में मैं आप लोगों से इसको डिस्कस करना चाहूंगा ताकि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आए। बेसिकली हमारे देश में कई सारे कानून हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं लड़कियों के साथ में कई बार रेप होता है, उसके बारे में बात करते हैं, और कई बार यहाँ पर लड़कियां जो हैं उनकी कंसेंट भी रहती है, पर लेकिन यहाँ पर कई बार उन कानूनों का गलत इस्तेमाल भी होता है। यानी कि आप लोगों को पता है जो कानून होते हैं वो लड़कियों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए होते हैं, पर लेकिन कई सारे ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं जिसमें लड़कियों को प्रोटेक्शन कराने वाले कानून जो है उनका गलत इस्तेमाल किया गया, बेसिकली इंसान को फंसाने के लिए। तो दोनों ही चीजें सही है यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर दोनों को टैकल करना है कि लड़कियों के साथ में कुछ गलत भी ना हो और उस कानून का गलत इस्तेमाल भी ना हो। तो ऐसा बेसिक बैलेंस बनाकर चलना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल काफी डिटेल में हिंदू के द्वारा कवर किया गया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और केस है यहाँ पर कर्नाटक हाईकोर्ट का। कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा अभी यहां पर यह बात की गई, बेसिकली लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से बेसिकली यहां पर यह बोला गया कि एक क्राइटेरिया है हमारे देश में जिसमें हम लोग एज के बारे में बात करते हैं। हमारी कंट्री में अगर बच्चों के बारे में बात करें तो 18 साल से नीचे का अगर कोई भी यहां पर बेसिकली इंसान है उसको बच्चा माना जाएगा। ये हमारी कंट्री में कानून के तहत आप लोगों को चीजें देखने को मिलती हैं। यानी कि 18 साल जो है वो एक ऐसी एज मानी गई है जिससे नीचे के बच्चे, एक तरीके से जिससे के नीचे को आप लोग बच्चा मानोगे, ये यहाँ पर क्राइटेरिया रखा हुआ है। ये जो क्राइटेरिया है यहाँ पर, अगर मान लीजिए कोई जिसकी एज जो है वो अबोव 16 है और बिलो 18 है, इस कैटेगरी में कई सारे केसेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसमें निर्भया वाला केस जो था वो भी इसी कैटेगरी में निकल कर आया था। तो इस एज के बारे में सोचने की बात की जा रही है कि कैसे इस एज के बारे में सोचे, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे देश में एक पोक्सो के नाम से कानून है, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ये जो कानून है हमारी कंट्री में, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 2012 में। आप लोगों को बताना इसका मिनिस्टर कौन है, ये आप लोग बताएगा। आज की डेट में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यहां पर ये जो पर्टिकुलर कानून है ये बच्चों को सेक्सुअल असोल्ट से बचाता है, यानी कि बच्चों के साथ में अगर कुछ गलत होता है तो यौन उत्पीड़न बोलते हैं आप लोग, उससे बचाता है, ठीक है। उनकी पोर्नोग्राफी, उनसे रिलेटेड कोई वीडियो ना बनाए, उससे बच्चों को ये बचाता है। और इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट भी बनाने की बात करता है कि हाँ स्पेशल कोर्ट बनाया जाए ताकि वो केस जो है लंबे समय तक पेंडिंग न पड़ा रहे, उस केस का फटाफट जो है वो सोल्यूशन निकल कर आए। ये बातें कहां पर बोली जाती है, ये बातें यहां पर इस पोक्सो एक्ट के तहत बोली जाती है। इंपॉर्टेंट बात आप लोगों में बता दूं, कई सारे राज्यों ने अभी अमेंडमेंट करके अपने यहां पर कानून लेकर आया गया है कि यहां पर अगर कोई भी यहां पर बच्चे के साथ में ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाता है तो उन्होंने अभी इनहेंस कर दिए हैं यहां पर जो कि पनिशमेंट दिया जाता है, फांसी की सजा भी यहां पर दी जा रही है अगर बच्चे के साथ में कोई भी कैसी भी छेड़खानी करता हुआ पाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह कि आज की डेट में यहां पर तकड़े कानून हो गए हमारे देश में भी, अगर बच्चे के साथ में कोई भी किसी भी तरीके से कैसी भी हरकतें करता हुआ पाया जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी खुद बताती है यहां पर कितने सारे केसेस यहां पर देखने को मिलते हैं, बच्चों से रिलेटेड यहां पर कई सारी ऐसी हरकतें सामने निकल कर आती है। तो एक तकड़ा कानून होना लाजमी है अगर हम लोग चाहते हैं इन चीजों को बेसिकली कम करना, पर लेकिन कानून से ही काम नहीं चलता है, ओनली हम लोगों को भी यहां पर जागरूक होना पड़ेगा। और जागरूक के साथ साथ में जो कानून है उसकी हम लोग को एक तरीके से नॉलेज भी होनी चाहिए। तो इसके चलते हम लोग को अवेयरनेस फैलाना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर बात की जाए यहां पर इसके बारे में तो कई सारे फीचर हैं। सबसे पहले तो पोक्सो एक्ट जो है यहां पर बोला जा रहा है कि जेंडर न्यूट्रल टोन पर यहां पर एक लीगल फ्रेमवर्क यहां पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड यहां पर होना चाहिए।
यानी कि कोई भी पर्सन, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की है, 18 साल से अगर नीचे हो तो यहां पर उसके ऊपर फोकस किया जाए। कई जगह यहां पर लड़कियों के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, पर लेकिन बच्चों में लड़का और लड़की दोनों होते हैं। ऐसा नहीं कि सेक्सुअल ऑफेंस बस लड़कियों के साथ ही होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा लड़कों के साथ भी जो छोटी एज के बच्चे होते हैं बहुत सारे सेक्सुअल ऑफेंस उनके साथ में होते हैं। तो दोनों को कैटेगरी में यहां पर रखा जाए तो जेंडर न्यूट्रल ये यहां पर कानून है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि जरूरी भी है, ठीक है। पर लेकिन कई सारी चीजें देखने को मिलेगी कि रिपोर्टिंग जो है ऑफेंस की वो काफी कम देखने को मिलती है। यानी कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब जानने वाला बनता होता है कोई अगर ऐसी हरकतें करता है तो आसपास का कोई जानने वाला इंसान होगा, यार दोस्त रिश्तेदार कोई सगा संबंधी, वो ऐसी हरकतें करेगा तो उस टाइम पर यहां पर जो रिपोर्टिंग होती है वो काफी कम होती है। यानी कि लोग जो है अक्सर इज्जत बेइज्जती उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, और पता है कि पनिशमेंट जो है वो काफी तकड़ा है, यानी कि फांसी की सजा भी हो सकती है, तो इसलिए यहां पर कई बार जो है उस चीज को वो रोक लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है यहां पर इस कानून की, अगर ये कानून जो है इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतने टाइम तक ही आप लोगों को रिपोर्टिंग करनी है, तो कई बार इसका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है। एक तरीके से ना इंसान को फंसाने के लिए भी किया जाता है इस्तेमाल, पर लेकिन अगर बच्चे के साथ में कुछ गलत हुआ है और वो बच्चा उसको बाद में आके बता रहा है तो एक अच्छी बात भी आप लोग यहां पर बोल सकते हो। यानी कहने का मतलब यहां पर यह कि हर एक कानून में कुछ अच्छी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि गलत भी हैं, उनको सुधारना चाहिए हमेशा। इसमें जो बच्चा है उसकी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज नहीं की जाती है, बस यहां पर जो कोर्ट है उसके सामने यहां पर ये सारी चीजें रहती है, ताकि कल को अगर कोई ऐसी दुर्घटना घटे तो यहां पर बच्चे की जो एक तरीके से आइडेंटिटी सामने आए तो उसके करियर पे काफी मतलब करियर उसकी लाइफ पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। ऑलरेडी बच्चा इन चीजों को झेलने की कंडीशन में नहीं रहता है, तो इसलिए जरूरी है कि इनको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इनको एक तरीके से सिक्योर रखने की कोशिश की जाती है, ताकि उनकी बेसिकली जो नाम है उनकी आइडेंटिटी सामने निकलकर न आए। आप लोगों को मैंने अपनी कंट्री के पोक्सो एक्ट के बारे में बताया कि हमारी कंट्री में पोक्सो एक्ट आने के बाद भी हम लोग चीजें ज्यादा अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, पर लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यह है कि हम लोग और देशों के कंपेयर में बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। यानी कि और देशों के कंपेयर में तो हम लोग बहुत ही अच्छी पोजीशन में हैं, वो आप लोगों को यहां से दिखेगा। अभी यहां पर पोक्सो एक्ट को लेकर 2019 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई और उसमें बोला गया कि इंडिया का जो लीगल सिस्टम है बच्चों को सेफगार्ड करने के लिए वो बेस्ट जो कंट्रीज हैं उनमें हमारा सिस्टम है, और इवन हमारा देश जो है वो यूके, स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ जाता है। इतने अच्छे कानून हम लोगों ने यहां पर बना रखे हैं। इसके अंदर में 2020 में नई ओब्लिगेशन यानी कि नए दायित्व भी डाले गए। देखिए क्या होता है, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, यहां पर कोई भी एक तरीके से इंसान है, एक तरीके से उसका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। घर पर कोई नौकर रख लिया, ठीक है, उसका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए प्रॉपर, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रॉपर। एक तरीके से अगर बात करें तो बच्चों की सेफ्टी के लिए यहां पर उसको एक तरीके से हर एक इंसान को हम लोगों को यहां पर कहीं ना कहीं उसको सेंसिटिव बनाना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे इश्यूज होते हैं, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी चाहिए यहां पर, जो कि कोई भी टॉलरेंस अगर होता है यहां पर एक तरीके से कोई बच्चों के खिलाफ कोई एक तरीके से गलत चीजें होती है तो जीरो टॉलरेंस यहां पर होना चाहिए। अगर बच्चे के खिलाफ कुछ भी पाया जाता है उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए, तो ये काफी जल्दी जरूरी है। तो इसके चलते यहां पर ये सारी चीजें निकल कर आती हैं। जो भी बातें मैंने अभी आप लोगों को यहां पर बताई है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैंने कुछ यहां पर आप लोगों के लिए लिख दिए कि क्या क्या फीचर्स हैं पोक्सो एक्ट के यहां पर, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है, बोला गया है कि इट इज एन ऑफेंस टू नोट रिपोर्ट एंड एब्यूज, ठीक है, तो ये एक ऑफेंस की कैटेगरी में है, कोई लिमिटेशन नहीं है। राइट टू कंपनसेशन भी दिया गया है, आइडेंटिटी जो है छिपा के रखनी है, पीरियडिकली वेरिफिकेशन होनी चाहिए, बैकग्राउंड चेक होना चाहिए एवरी इंप्लॉय जो भी यहाँ पर जो बच्चों के साथ में खासकर इंटरेक्ट करता है, और इसी के साथ में राइट टू लाइफ और सर्वाइवल ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पर आप लोगों को आर्टिकल 21 के तहत भी आप लोगों को यहाँ पर चीज देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, पर फिर भी इतनी कुछ होने के बाद भी कानून का मिसयूज होता है। जी हां, आप लोगों ने सही सुना, उसी मिसयूज के चलते यहां पर बोला जा रहा है कि इन चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का नाम लेकर कई बार यहां पर कई सारे लोगों को गलत तरीके से फंसाया जाता है, तो उसको कैसे रोकना है इसके ऊपर फोकस दिया जाता है। जो भी बातें मैंने आप लोगों को अभी बोली है वो ये स्लाइड जो है बखूबी आप लोगों को समझाएगी, ठीक है, तो इसको आप लोग देखिएगा। और एक बात बोल दूं, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को यहाँ पर ये बेसिकली सारा मटेरियल मिल जाता है, तो टेंशन मत लेना। टेलीग्राम से जाकर पीपीटी को डाउनलोड कर लेना, चाहे आप लोग हिंदी में तैयारी करें चाहे आप लोग इंग्लिश में, तो सारी चीजें दोनों में यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन मत लेना, इसको अच्छे से आप लोग इंजॉय कर सकते हो। सबसे बड़ी बात क्या है, मिसयूज होता है कानून का, वो कैसे? मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की है, वो एक दूसरे के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं एक दूसरे की कंसेंट से। लड़की की उम्र जो है वो 16 साल से ऊपर हो चुकी है,
पर लेकिन फिर भी उसका कंसेंट होने के बाद भी, क्योंकि वो जो है पोक्सो एक्ट के तहत में यहां पर चाइल्ड कंसीडर किया गया है, उसके बाद भी यहां पर इसको कंसेंट नहीं माना जाएगा। यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर होता है तो उसको रेप की तरीके से ट्रीट किया जाएगा, और रेप के बहुत ही तकड़े यहां पर एक तरीके से पनिशमेंट है अगर किसी के साथ में ऐसा रेप यहां पर होता है। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक यहां पर माना जा रहा है। यानी कि अगर बोला जाए गर्ल चाइल्ड 16 की है, पर लेकिन 18 साल से ऊपर जो है वो कंसेंट माना जाएगा, 18 साल से नीचे उसको बच्चा माना जाएगा। उस बच्चे के साथ में अगर कोई दूसरा बच्चा अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं उसकी जिंदगी जो है बर्बाद कर सकता है, चाहे दोनों की सहमति क्यों ना हो। समझ रहे हैं? मान लीजिए उसने सहमति बोल दी कि हाँ हम लोगों ने सहमति से फिजिकल रिलेशन बनाए थे, पर लेकिन घर वाले जो है उसको पकड़ गए और घर वाले बोले कि नहीं हम लोगों को केस करना है, ये सहमति नहीं थी, और लड़की जो है घर वालों के प्रेशर में आकर मना कर गई कि हाँ सहमति नहीं थी, जबरदस्ती थी। समझो अब सामने वाले के साथ में क्या होने वाला है। ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। इसी के चलते यहां पर जो एज है ना, इसके क्राइटेरिया को थोड़ा सा एक तरीके से ढंग से एनालिसिस करने की बात की जा रही है, क्योंकि एक ऐसा जो यंग कपल है वो एक ऐसे जो कि नॉर्मल अपनी जिंदगी जी रहे थे, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जैसा उनको लगे वो एंजॉय कर रहे थे, अब वो एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर में आ चुके हैं। अब एक क्राइम कर दिया है उन्होंने यहां पर एक दूसरे के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाकर, जो कि रेप की कैटेगरी में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है अगर इसी चीज का मिसयूज होने लगे। जब तक ये चीज सही है, कानून के हिसाब से चल रही है, पर लेकिन अगर मिसयूज होने लगे तो फिर खतरनाक हो जाता है। बोला जा रहा है कि ब्लैंकेट क्रिमिनलाइजेशन, यानी कि आंख बंद कर सामने वाले को क्रिमिनल कैटेगरी में डाल देना, डिग्निटी, बेस्ट इंटरेस्ट, लिबर्टी और प्राइवेसी सबका हनन यहां पर होता है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि इसके ऊपर फोकस देना। और ऐसे जब केसेस आते हैं तो कोर्ट के ऊपर और एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ता है, यानी कि कोर्ट जो है वैसे ही इतने सारे केसेस के साथ में जूझ रहा है, अब और केस यहां पर सामने निकल कर आते हैं। तो ये जरूरी है कि इस तरीके के केसेस को ढंग से टैकल किया जाए। तो ये सारी बातें हैं आप लोगों के सामने। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। जहां पर भी जो भी डाउट है क्लियर कर आगे बढ़ना है, क्योंकि ऐसे टॉपिक में अगर डाउट रहेगा तो ये टॉपिक नहीं है, रियलिटी में ये आप लोगों की जिंदगी के आसपास में आप लोगों को चीजें घटित होती हुई नजर आती हैं। और हो सकता है कि आपका कोई आसपास में जान पहचान वाला भी इस तरीके की कंडीशन में फंस जाए, तो एटलीस्ट आप लोगों को नॉलेज तो होनी चाहिए कि हाँ यार ये चीजें हैं, इसके ऊपर इस तरीके से काम करना है। तो ये जरूरी है अंडरस्टैंड करना, ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा आंसर राइटिंग के लिए, और एक क्वेश्चन होगा अटेम्प्ट करने के लिए, वो आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। आंसर राइटिंग का आप लोग यहां पर अच्छे से कर सकते हैं। बात की जा रही है कि बहुत सारे कानून है हमारे देश के अंदर में, पर लेकिन वो फेल हो चुके हैं, क्योंकि हमारे देश में सेक्सुअल एब्यूज के केस जो है बच्चों के खिलाफ वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस डिस्कस करना आप लोगों को इस इश्यू को, ठीक है, ये हमारे देश में जो इश्यू है इसको, इस मुद्दे पर प्रकाश डालना है, कि मुद्दों पर चर्चा करनी है कि आखिर ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये है। बाकी यहां पर अगर बात की जाए तो अगर बात करें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड, जो यहां पर इसके बारे में बात करें, जिसको UNCRC आप लोग बोलते हो, ये बेसिकली 1989 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, ताकि बच्चों के खिलाफ अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको टैकल किया जा सके। तो जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखते हैं, उसको नेशनल लेवल पर नहीं, उसको थोड़ा सा एक एंगल आप लोग इंटरनेशनल लेवल का भी उसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों का आंसर जो है वो और बेहतरीन हो जाए। तो ये आप लोग जरूर करना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी डायरेक्ट बन जाते हैं। जैसे यहां पर बात की जा रही है राइट टू डेवलपमेंट, ये बच्चे का अधिकार है। राइट टू एक्सप्रेशन, ये अभिव्यक्ति का अधिकार आप लोगों को देखने को मिलेगा। और रिक्रिएशन, यानी कि मनोरंजन आप लोग इसको बेसिकली बोल सकते हैं, तो ये भी यहां पर एक अधिकार है। तो कौन सा सही है? यहां पर ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? ABCFD। वीडियो को पॉज कर आंसर दे लिया करो। बाकी आंसर आप लोगों के सामने डी है। कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। तो यहां पर आप लोग इसको समझ सकते हैं, आंसर डी हो गया। अब टॉपिक पूरा आप लोगों के सामने है। इस तरीके से टॉपिक को कवर करना चाहिए कि आप लोग हर एक तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सको। बोला क्या गया, पोक्सो एक्ट क्या है, वो सारी चीजें आप लोगों को बता दी। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डे है वो भी बता दिया, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या हमारा देश का एक्ट जो है वो सही नहीं है, पर फिर भी क्या कमी है, उसके ऊपर क्या काम करना है, वो सब चीजें आप लोगों को समझा दी। तो डाउट होगा तो बताना जरूर, उसको जो है दूर किया जाएगा। और फीडबैक अपना जरूर दे दिया करो, जैसा भी आप लोगों को आर्टिकल लगता है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वैसे मैंने ये कवर किया था, पर थोड़ा सा रिवीजन आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ में। बात की जा रही है T+1 सेटलमेंट साइकिल के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा आप लोगों का इकोनॉमी के अंदर में, खासकर अगर बैंकिंग आप लोग SSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें तो पूछा जा सकता है। UPSC में यहाँ से कॉन्सेप्ट आप लोगों का पूछा जा सकता है। वो कैसे होगा, मैं भी आप लोगों से यहाँ पर इसके बारे में बात करूंगा। चीजों को आप लोग अच्छे से कनेक्ट भी कर पाओगे। तो मुद्दा क्या है, पहले आप लोगों को मैं वो समझा देता हूँ। बात की जा रही है T+1 सेटलमेंट साइकिल के बारे में। तो नाम से क्या लगता है
कि कोई सेटलमेंट हो रहा है, जो कि कोई ऐसा नहीं कुछ एक तरीके से मुद्दा हो, उसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये अभी इंप्लीमेंट की गई हमारे देश में T+1 साइकिल। सबसे बड़ी बात क्या है, क्वेश्चन आप लोगों से ये बन सकता है कि दुनिया में सबसे पहला देश कौन सा है जिसने T+1 ये सेटलमेंट साइकिल स्टार्ट की थी? तो वो है चाइना। हम कौन से नंबर के बन गए? हम बन गए हैं दूसरे नंबर के। तो कोई ऐसी चीज जो कि हम लोगों ने कर दी हो दुनिया में दूसरे नंबर पर, तो इंपॉर्टेंट तो हो ही जाती है वो। तो इसलिए इंडिया सेकंड कंट्री बना है, तो क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाएगा। ये तो हो गई बात, पर लेकिन यार ये तो बताओ ये है क्या? तो यहां पर इसको T+1 को क्या बोलते हैं? ट्रेड+1। तो ये सेटलमेंट साइकिल है जिसमें देश के अंदर में जो टॉप लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं उनके अंदर में जो भी ट्रांजेक्शन होता है, मान लीजिए एक इंसान है, वो दुकान पे गया, उसने कोई सामान खरीदा। सामान खरीदने के बाद में उसने बोला दुकान वाले को कि मैंने जो है गूगल पे, पेटीएम या फिर भीम पे से तेरे को पैसा ट्रांसफर कर दिया है। अब पता चला वो पैसा जो है वो 3 दिन में अकाउंट में पहुंच रहा है, तो दुकानदार को कैसा लगेगा? वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। इधर आने वाले टाइम में पता चला ये अगले दिन फिर सामान लेने पहुंच गया, तो ये क्या कहेगा? यार पहले ही पैसा नहीं तुमने दिया है, अभी वो भी नहीं आया, अब और सामान लेने आ गए। तो मतलब ये कितना मजा नहीं आता है व्यापार करने में, ठीक है। ऐसा लगता है कि यार कहीं अलझा हुआ सा है, कोई उलझी हुई सी चीजें हैं, कुछ इस तरह की फीलिंग आती है। तो ये बिल्कुल आप लोग समझ सकते हैं कि इंसान को से सैलरी मिलनी है किसी को, ठीक है, सैलरी मिलनी है 1 तारीख को, पर वहां पर पता चला 1 तारीख को संडे आ गया, तो लोगों का गला सूख जाता है, यार एक दिन और जाएगा क्योंकि पहले ही सारी सैलरी खत्म कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी क्या रहता है फिर यहाँ पर कि यार 2 तारीख को सैलरी मिलेगी। तो सोचो वही वाली फीलिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सिचुएशन क्या है? सिचुएशन यहाँ पर सीधी सीधी ये है कि जब यहाँ पर इस तरह का कोई कंडीशन होती है, तो ट्रेडर जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से, और जो एक तरीके से जो व्यापार करने का जो माहौल है वो वाला, दोनों में मजा नहीं आता है। तो इसको T+1 में कन्वर्ट कर दिया है। पहले ये क्या था? 3 दिन में सेटलमेंट हो रहा था, उससे पहले यहां पर 3 दिन में था, उससे पहले तो यहां पर पूरा वीक लगता था। 2001 से पहले पूरा 1 हफ्ता लग जाता था लगभग चीजों को सेटल करने में। उसी के बाद में फिर 3 दिन लगा दिए कि ठीक है 3 दिन में सेटल कर देंगे। 2003 तक यहां पर क्या हो गया? 2 दिन में सेटलमेंट करने की बात की गई। अभी हम लोग इस पे पहुंच गए T+1 पर, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर सेटलमेंट होगा भाई साहब, झट मंगनी और पट बिहा होगा, अकाउंट में पैसा, तुम एंजॉय करो अपना अपना लाइफ को मजे में, ठीक है। तो फायदा क्या होगा? एक तो बेटर लिक्विडिटी रहेगी इन्वेस्टर के पास में, आज ही माल बेचा आज ही पैसा आ गया, एक तरीके से ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो उसको और अच्छे से इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं दूसरी जगह पर, ठीक है। फास्टर रोलिंग आउट होगा फंड, कि पहले अटका पड़ा यार, पहले वाला आ जाए तब आगे देख लेंगे, वो वाली कंडीशन खराब रहती थी। और इसी के चलते जब इतना फास्ट चीज होती है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, इन्वेस्टर का भी ट्रस्ट बढ़ता है। मतलब कुछ चीजें अटकी हुई हैं उसमें ज्यादा ट्रस्ट रहेगा, फिर भाई साहब कम कंप्लीट हो रहा है उसमें ज्यादा ट्रस्ट रहेगा, तो लोगों का ट्रस्ट भी अच्छा खासा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये बड़ा ही बेहतरीन सा एक तरीका आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। डिक्रीज जो हो जाता है अनसेटल्ड ट्रेड, यानी कि नहीं पड़ा हुआ है पहले 1 हफ्ते का यार, पहले वो सुलझाओ यार, उसके बाद में फिर आगे मांगना, तो वो डिक्रीज हो गया। कैपिटल जो ब्लॉकेट पड़ा रहता था, बहुत सारा पैसा, वो भी डिक्रीज हो गया कहीं ना कहीं। तो ट्रेड का जो रिस्क था वो भी खत्म हो गया। मैंने खरीदा उसने बेचा, उसने बेचा मैंने खरीदा, उसने पैसा सेटल किया, अकाउंट में आ गया, टाटा बाय बाय सी यू लेटर, हो गया ना काम फिट। तो एक तरीके से लोगों का विश्वास यहां पर बढ़ा है। तो हमारा देश जो है वो दुनिया में दूसरे नंबर का देश बन गया है इस सेटलमेंट को अपनाने वाला। तो यहां पर जो व्यापारी हैं उनको बहुत अच्छा फायदा यहां पर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। पर लेकिन यहां पर ये बिजनेस डे में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऐसे नहीं कि छुट्टी चल रही है उसमें भी आप लोगों को चीज देखने को मिल सकती है। तो बिजनेस डे की बात यहां पर की जा रही है। तो स्टॉक के अंदर में यहां पर ये काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो ये हमारे देश में एक अच्छा इंप्लीमेंटेशन आप लोग बोल सकते हैं। तो लोगों का ट्रस्ट भी आप लोगों को यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो T+1 सेटलमेंट में कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताना, और कंफ्यूजन नहीं है तो क्वेश्चन गलत करके मत आना, ठीक है। माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आप लोग के 2 आर्टिकल डिस्कस करूंगा। यहाँ पर बात की जा रही है वल्चर के बारे में, ठीक है। अभी जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है यहाँ पर, इससे पहले आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन भी पता चलेगी, और फिर यहाँ पर आप लोगों को और भी कई सारी चीज़ें जो हैं मैं बताता हुआ चलूँगा। पर पहले यहाँ पर इससे पहले एक दूसरा आर्टिकल है जो कि आप लोगों को मैं बताता हूँ, जिससे कि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए। फिर यहाँ पर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी कि वल्चर की बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले समझेंगे। आर्टिकल जो है बेसिकली उसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। ये जो आर्टिकल है ये डाउन टू अर्थ का आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। गिद्ध देखें आप लोगों ने, वल्चर जिनको बेसिकली बोलते हैं, अब तो काफ़ी कम यहाँ पर दिखाई देते हैं, बहुत सारी दिक्कतें इनको देखने को मिली। पर लेकिन वल्चर जो है उनको धरती पे से बीमारियों को साफ करने का एक तरीके से काफ़ी बड़ा श्रेय यहाँ पर इनको जाता है। वल्चर ये एक तरीके से धरती के सफाई कर्मचारी भी बोले जाते हैं, क्योंकि कोई भी अगर यहाँ पर जीव जंतु मर जाता है
वो धरती पर पड़ा हुआ सड़े ना, उसके अंदर कीड़े ना पड़े, इससे पहले वल्चर उसको निपटा जाते हैं। तो इनको इसीलिए यहाँ पर ये आप लोग बोल सकते हैं हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद है यहाँ पर फिलहाल के टाइम पर ये बोला जा रहा है कि मैक्सिमम ये पाए जा रहे हैं आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, तो कंजर्वेशन जो एफर्ट है उसके ऊपर बेसिकली बात की जा रही है। एक बार को तो ये बिल्कुल खत्म हो गए थे। अगर मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं, ये माना जा रहा है कि एक टाइम पर ऐसा था देश के अंदर में लगभग 40 मिलियन के करीब ये देखने को मिलते थे वल्चर यानी कि गिद्ध। पर लेकिन पिछले कुछ टाइम में यहाँ पर ये लगभग 40 मिलियन से ओनली 19,000 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले। और ये डेटा खुद मिनिस्ट्री के द्वारा बताया गया कि इतनी बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। तो इसके चलते काफ़ी ज़्यादा जरूरी था कि इनको प्रोटेक्टेड रखना और यहाँ पर और ज़्यादा इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना, जिसके चलते आने वाले टाइम में यहाँ पर इनको संग से रखा जा सके। देखिए, जिस दुनिया में जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं ना, वहाँ पर अगर प्रकृति के साथ में छेड़खानी की जाएगी किसी भी तरीके की, और किसी भी चीज़ में कोई बढ़ोतरी और कोई घटोतरी होगी, यानी कि कोई बढ़ेगा और कुछ घटेगा, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। तो इसलिए बैलेंस बनाकर चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो रिसेंटली अभी स्टडी की गई है वल्चर्स के ऊपर, कि किस तरीके से आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया यहाँ पर उनको जो भी थ्रेट्स वगैरह देखने को मिल रही है, कई सारे इश्यूज निकल कर आते हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, और इनकी जो पॉपुलेशन है वल्चर की वो जो डिक्लाइन हो रही है उसको कैसे आप लोगों को सही से लेकर चलना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इन चीज़ों पर फोकस देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इनकी संख्या घटी तो ये इंसानों की संख्या घटती हुई नजर आएगी पृथ्वी पे से, बीमारियों की वजह से और महामारियों की वजह से, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अगर कोई वल्चर की स्पीसीज के बारे में आप लोगों से कोई पूछने लगे तो ये सारी स्पीसीज के नाम आप लोगों के सामने यहाँ पर दे दिए गए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सिलेंडर ब्लेंडेड वल्चर हो गया। ठीक है, लॉन्ग बेल्ड वल्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इजिप्टियन वल्चर है, रेड हेडेड वल्चर है यहाँ पर। तो टोटल मिलाकर 9, वैसे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा दुनिया में 22 पाए जाते हैं इसकी प्रजातियां, पर हमारे देश में आप लोगों को इसकी 9 प्रजातियां आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो रिसेंटली अभी इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा खत्म होगी, तो उस टाइम पर यह था कि कैसे इसका सोल्यूशन किया जाए, थ्रेट इनको क्यों देखने को मिल रही थी। तो कोई भी चीज़ अगर उसको कोई थ्रेट देखने को मिल रही है, उनकी संख्या खत्म हो रही है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। मैंने अभी बताया कि ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं, हालांकि ये मेन फूड नहीं होता है, पर कुछ ना मिले तो फिर इंसान को इंसान नहीं गिद्ध को खाना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जो गिद्ध है यहाँ पर इनका जो खाना होता है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा जानवर, और जानवर के अंदर में हम लोग डाइक्लोफिनेक यूज़ करते हैं, कई सारी मेडिसिन जो कि जानवरों को दी जाती है, और इसको खाने के बाद में गिद्ध के जो है प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। यानी कि गिद्ध तो अपना खाना खाएगा, जानवर को खाएगा, मरे हुए जानवर को खाएगा, और जैसे ये मरे हुए जानवरों को खाएगा तो फिर यहाँ पर इसकी किडनियाँ फेल होना स्टार्ट हो जाती है, इसकी ज़िंदगी जो है वो दरबत्तर हो जाती है। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो इंसानों की जो हरकतें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गिद्धों पर भारी पड़ना स्टार्ट हो गई, और बहुत सारे गिद्ध जो है उनकी जान चली गई इसकी वजह से, इतनी बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। तो यहाँ पर इसके ऊपर हालांकि आगे चलकर बैन लगाया गया। लॉस जो नेचुरल हैबिटेट है जहां पर ये रहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी होती है, इंसानों के द्वारा की गई हरकतें, यानी कि हम लोग कहीं फैक्ट्री लगा रहे हैं, कहीं अपनी सड़कें बना रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। ठीक है, जंगलों में जाकर हम लोग सफारी कर रहे हैं, वहां पर इंजॉय कर रहे हैं, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। मरे हुए जानवर तो कभी नहीं छोड़ रहे हैं हम लोग, ये हरकतें हैं। ठीक है, फूड की कमी हो जाना यहाँ पर, और जो फूड है वो भी कॉन्टेमिनेटेड होने की, उसमें भी कुछ ना कुछ कमी देखने को मिल रही है। और कई सारी जो बड़ी बड़ी लाइन बिजलियों की हम लोग लगा रहे हैं, कई सारे गिद्ध तो उसमें अड़के यहाँ पर निपट गए, यानी कि एक तरीके से उसमें टकराते हैं और उसकी वजह से यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि गिद्ध की संख्या खत्म होने में बहुत बड़ा रीजन जो है वो आप लोगों को हम जैसे लोग देखने को मिलेंगे। और आज की डेट में आप लोगों को बताऊं, बहुत सारी प्रॉब्लम तो इंसानों में इसलिए देखने को मिल रही है कि जो भी दूध आता है घरों के अंदर में उन जानवरों से आता है जिन जानवरों को यहाँ पर इंजेक्शन लगा लगाकर उनसे दूध निकाला जाता है। तो खासकर ये बड़े लोगों पर तो कोई ज़्यादा इंपैक्ट डाल नहीं रहा है, हालांकि आराम आराम से डाल रहा है, पर लेकिन छोटे बच्चे के ऊपर काफ़ी इंपैक्ट डाल रहा है। छोटे बच्चों के ऊपर स्टार्टिंग से बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं, आंखों पे चश्मे लग जा रहे हैं, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इसलिए एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि कभी भी बाहर से दूध लेकर आओ तो गांव में अगर हो तो आप लोग दूध को निकाल कर कच्चा दूध तुरंत पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। गांव में अगर आप लोग घर में भैंस है और आप लोग उसको इंजेक्शन नहीं लगाते हो, पर लेकिन अगर बाहर से दूध आ रहा है तो उसको बिना प्रॉपर उबाल दिए हुए, बिना गर्म किए हुए उसको बिल्कुल भी नहीं पीना है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये दिक्कत क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये जरूरी है काफ़ी। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर आज के डेट में कंडीशन देखने को मिलती है। तो इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोगों को सही से चीज़ों को लेकर चलना है। हमारे देश में 9 प्रजाति पाई जाती है जैसे मैंने अभी बताया, और हमारे देश में इनको प्रोटेक्ट किया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, ये देखने को मिलेगा। वैसे यहाँ पर शेड्यूल 1 में है,
कुछ तो जो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये कुछ 2-4 और बाकी के यहाँ पर शेड्यूल 4 में देखने को मिलेंगे। जिनको ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है शेड्यूल 1 में और जिनको कम प्रोटेक्ट करना है उनको शेड्यूल 4 में। तो ये पर्टिकुलर एक्ट आप लोग याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, नाम से आप लोग समझ सकते हैं। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगलों के अंदर जो जीवन पाया जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कानून है बाकायदा हमारे देश में, जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आप लोग बोलते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग इसका आंसर दो। यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर अभी अगर बात की जाए तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो ये वल्चर की थ्रेट के बारे में बात की जा रही है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर पहला बोला गया कि पॉइजन फ्रॉम द, जो आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली डाइक्लोफेनेक जो देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पर एज ए मेडिसिन के तौर पर यूज किया जाता है। इसी के साथ में इनके नेचुरल हैबिटेट खत्म हो रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए तो इनका फूड इनको नहीं मिल पा रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी के साथ में भी इनके पंख पखेरु लगकर जो है वो यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो आंसर क्या हो गया, ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सीधी सीधी बात है कि सारी की सारी प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पर करेक्ट आंसर पूछा गया है। तो यहाँ पर पॉइजन दिया जाता है, लॉस जो यहाँ पर देखने को मिलेगा एक तरीके से। तो ये भी आप लोग देखते हैं यहाँ पर नेचुरल जो हैबिटेट है ड्यू टू नेचुरल एक्टिविटी, ये सॉरी हाँ ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है, देख लेना आप लोग। यहाँ पर देखो स्टेटमेंट कैसी बनती है, ठीक है। यहाँ पर जो नेचुरल हैबिटेट खत्म हो रहे हैं वो नेचुरल एक्टिविटी नहीं, मैंने अभी क्या कहा था आप लोगों को, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, यानी कि इंसानों के द्वारा की गई हरकतों की वजह से नेचुरल हैबिटेट खत्म हो रहे हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अपने ही आप में। अगर इस तरीके से स्टेटमेंट देकर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग क्वेश्चन को गलत कर दोगे 1 मिनट में कि हाँ सब कुछ सही सा लग रहा है। तो इसलिए कहते हैं क्वेश्चन को केयरफुली आप लोगों को पढ़ना है। तो आंसर सी हो गया, वरना यहाँ पर अगर बोल देते कि एंथ्रोपोजेनिक तो आंसर डी हो जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करो अच्छे से। यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है, अगर आप लोगों को लग रहा है यहाँ से क्वेश्चन ही पूछा गया है। वल्चर जो कि यहाँ पर काफी लार्ज स्केल में इंडिया देश के अंदर में देखने को मिलते हैं, अब रेयरली कहीं दिखाई देते हैं। क्या रीजन है उसके पीछे, वीडियो को पॉज करके स्टेटमेंट पढ़ लो और क्वेश्चन आप लोग आराम से दे दोगे आंसर, मुझे पता है। इसी के अंदर लिखा हुआ है, कौन सा, देखो ड्रग्स यूज, जो ड्रग यहाँ पर यूज की जाती है कैटल ओनर्स के द्वारा ट्रीटिंग देयर डिजीज इन द कैटल, वो जो बीमारी है वो वल्चर की जान खराब कर रही है। आप लोग खुद सोचो, वैसे जो डॉक्टर होगा, जो साइंटिस्ट होगा, जिन्होंने इसके ऊपर स्टडी की होगी कि वल्चर मर क्यों रहे हैं यार, आखिर ऐसी क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो उन्होंने पहले चीज़ों को समझा होगा कि वल्चर को प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है, कि वल्चर मर रहे हैं पर लेकिन जानवरों को तो खा रहे हैं, तो इसका मतलब जानवरों के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो यहाँ पर उस तरीके से मतलब एक तह से तह में जाना वो काफ़ी बड़ी बात होती है, यहाँ पर उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कोई भी चीज़ें जो है डायरेक्टली नहीं होती, ऐसी ऐसी सिचुएशन सामने निकल कर आती है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं आप लोगों से बताता हूँ, इसी के आगे एक्सटेंडेड आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। बात की जा रही है यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप के वल्चर के बारे में। तो यहाँ पर जो ये वल्चर है इसकी गर्दन देखो आप लोग, ऐसा लग रहा है कि किसी को दाद हो गए हो, ठीक है। पर लेकिन ये इसके फीचर है, यहाँ पर इसको रेड हेडेड वल्चर बोला जाता है। अभी क्यों न्यूज़ में आ गया है रेड हेडेड वल्चर, इसलिए न्यूज़ में आ गया है क्योंकि लगभग 2 डिकेड यानी कि 20 साल के लगभग बाद में यहाँ पर ये इंडिया के अंदर में रिसेंटली अभी स्पॉटेड किया गया, देखा गया है। इससे पहले यहाँ पर देखने को नहीं मिलता था। इसको एशियन किंग वल्चर के नाम से भी जानते हैं। ये काफ़ी देखो आप लोगों से ना कई बार ना, जैसे कि यूपीएससी कई बार इस तरीके से गेम खेलती है, इसलिए मैं आप लोग कहता हूँ कि टॉपिक को आप लोगों को इस तरीके से तैयार करना है। जैसे नहीं आप लोगों से जैसे साइक्लोन के बारे में बात करते हैं, कई जगह इस पर्टिकुलर साइक्लोन को कोई विली विली बोल रहा है कि उस एरिया में पाया जाता है तो उसको विली विली बोलने लगते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं इस तरीके से, जब पता होगा तो फिर माइंड में आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एशियन किंग वल्चर भी कहते हैं, और इसी के साथ में यहाँ पर पोंडिचेरी वल्चर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो पाया जाता है नॉर्मली अगर देखा जाए तो, ठीक है। पर लेकिन जब मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी यहाँ पर, ये आप लोगों ने सुना था ना कि हम लोगों ने जो यहाँ पर बेसिकली डाइक्लोरोफेन्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस की थी, इसकी वजह से इनकी संख्या घट गई थी, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो डाइक्लोरोफेनिक जो है बेसिकली इसकी वजह से जो संख्या घट गई, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले इनकी जो संख्या है वो बेसिकली क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गया, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। साइंटिफिक नेम आप लोगों के सामने यहाँ पर इसको सर्कोजिप्स कैल्वस के नाम से आप लोग इसको बोल सकते हैं। पूरा अगर ढंग से देखना हो तो ये आप लोग देखते हैं, फिर से देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो बीमारी नहीं है यहाँ पर, ये इसकी एक तरीके से शरीर पे कलाकारी है, ठीक है। बीमारी नहीं है, कलाकारी है, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पर भी न्यूज़ में आ गया। तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, तो सारा टॉपिक जो है आप लोगों का वल्चर से रिलेटेड कंप्लीट हो गया। अब कोई डाउट हो तो बताना, अब नहीं डाउट होना चाहिए वल्चर के बारे में, है कि नहीं।
ये जो टॉपिक है ये साइंस के साथ में आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर से देख सकते हैं। बेसिकली बात की जा रही है ग्रीन कोमेट के बारे में। इसको हिंदी में नॉर्मली आप लोग धूमकेतु बोल सकते हैं। तो अभी बात की जा रही है कि अर्थ के लगभग यहाँ पर बात की जा रही है ग्रीन कोमेट जो है नियर अर्थ आफ्टर 50,000 ईयर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते यहाँ पर ये बातें की जा रही है, ठीक है। तो पत्थर के टुकड़े आप लोग बोल सकते हैं आसपास के जो इन्वायरमेंट में घूमते रहते हैं। तो ग्रीन कोमेट जो है यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि ऐसा कुछ यहाँ पर सोलर जो अपना जो सिस्टम है उसमें यहाँ पर ये चीज़ें नजर आई। कोमेट जो होता है एक फ्रोजन एक रिमेन आप लोग बोल सकते हैं मटेरियल होता है जिसमें आइस रॉक या फिर डस्ट वगैरह आप लोगों को देखने को मिलती है। इसको जो कई बार देखा हम क्या करते हैं हम लोग चीज़ों के नाम रख लेते हैं, जैसे कि साइक्लोन आ रहा है साइक्लोन का नाम रख लिया, ये हो गया, ठीक है। किसी का नाम साइक्लोन का नाम एक कैटरीना भी रखा था, ठीक है। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि ताकि लोग नाम से कनेक्ट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर जो टर्म है यहाँ पर इसको बोला गया C2022 E3ZTF। तो ग्रीन कोमेट जो है ये विजिबल है यहाँ पर दो तरीके से, एक तो टेलीस्कोप और एक है यहाँ पर बाइनोकुलर, ठीक है। तो जानते हो आप लोग टेलीस्कोप तो आप लोग सारे जानते हो, इसको भी जानते हो, कईयों के तो पास में होगा ही है, ठीक है, दूसरों के घरों में झांकने के लिए, है कि नहीं। ये तो हो गया, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत का जो एक बार घर दिखाया गया था उस बंदे का, वही बंदा मतलब पढ़ा लिखा बंदा होता है ना, समझदार वाली बातें करता है, तो वो सारी चीज़ें देखने को मिलती। तो उसकी एक वीडियो देख रहा था मैं, उसमें घर का उनके बेसिकली एक राउंड लगवाया जा रहा था, तो उस टाइम पर उनके घर में एक रखी हुई थी। तो मतलब इंसान के इंटरेस्ट देखो तो अच्छा होता है, इंसान कम से कम अपनी हॉबी पे काम कर रहा है। और ये होता है जो कि आप लोगों के पास में भी देखने को मिल जाता होगा दूसरे घरों में झांकने के लिए, है कि नहीं। तो इससे दोनों से इसको देखा जा सकता है, ये बातें बोली जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन कलर इसका जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इसमें यहाँ पर डायटोमिक कार्बन है, उसके पेयर्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं एक साथ में जुड़े हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इसका ये कलर निकल कर आ रहा है। इसी के साथ में मोलिक्यूल एमिट्स कर रहे हैं ग्रीन लाइट यहाँ पर, वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से। तो अल्ट्रावायलेट रेज देखने को मिल रही है इन द सोलर रेडिएशन, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ इसके बारे में बातें हैं, हल्का सा आइडिया रखेगा, कोई पूछ ले कि हाँ ऐसा भी कुछ था, तो हाँ भाई साहब था, ठीक है। बजट में बहुत सारी चीज़ें रिसेंटली अभी आप लोगों ने देखने को मिली। वैसे अगर बात करें वो बहुत सारी पुरानी चीज़ें जो हैं उनको एक्सटेंड किया जा रहा है। जैसे स्टार्टअप के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों ने देखी वहाँ पर, कैसे हम लोग क्लाइमेट के ऊपर काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, हम लोग यंग जनरेशन को कैसे साथ में लेकर चलने वाले हैं, वुमेन के लिए क्या क्या स्कीम प्रोवाइड कराएगी, वो तो सारी बजट में आप लोगों को मैंने बताई है। उनको थोड़ा सा इसलिए भी देख लेना उस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक आप लोगों के आगे रिपीट होते हुए नजर आएंगे, उसमें से निकल कर आगे उनके ऊपर आर्टिकल लिखे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है MEITY स्टार्टअप हब, तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। ये रिसेंटली अभी XR इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड रियलिटी, तो स्टार्टअप प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बोले कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में है, तो ये जो है बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में, ठीक है। यहाँ पर जो मेटा है वो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा एक मतलब देखो ये बेसिकली चीज़ें क्या होती हैं, जब आप लोग स्टार्टिंग में चीज़ें करना स्टार्ट करते हो ना, कई सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं कि क्या लिखा हुआ है, जैसे बहुत सारे शब्द ऐसे हो जाते हैं कई बार, ठीक है। तो एक भाई कह रहा है कि सर ये माता क्या है, मैता माटा, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं कि एकदम आ जाती हैं, तो आप लोग चीज़ों को करना स्टार्ट करते हो तो फिर सारी चीज़ें समझ में आने लगती है। तो अभी कई सारे इस तरीके से जो एक कंपनीज़ हैं, कईयों के नाम कुछ कुछ ऐसे रहते हैं, तो समझ सकते हैं आप लोग। फेसबुक का नाम क्या है, नया आप लोग बताइए चले, ठीक है, देखता हूँ कौन कौन बताता है। तो 120 के करीब स्टार्टअप और जो इनोवेटर हैं वो एक्सटेंडेड रियलिटी पे काम करने के लिए तैयार हैं। तो ये एक तरीका चैलेंज भी है। मैं आप लोगों को बोल दूं कि कल से आप लोगों को क्या करना है, कल से कोई ऐसा सब्जेक्ट करना है जिस संस्कृत में आप लोगों को कल से एक श्लोक तैयार करके आना है। तो जो बिल्कुल ही हिंदी नहीं जानते, मतलब जो बिल्कुल ही संस्कृत नहीं जानते हैं, तो उनको बेसिकली बहुत ही भारी पड़ जाएगा। कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि इंग्लिश मीडियम से पढ़े, उनको हिंदी भी प्रॉपर समझ में नहीं आती है, मतलब लिखनी जो लिखी हुई ढंग से समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए तो संस्कृत एक तरीके से बिल्कुल मैंने एक एलियन लैंग्वेज बन जाएगी। तो ये वाली बातें होती हैं। तो यहाँ पर चैलेंज वही होता है कि जो नया किया हो उसको करना, तो यहाँ पर उसके ऊपर काम करना। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर काम नहीं किया अब काम करने वाले हैं। तो एक्सेलरेटेड प्रोग्राम जो है वो सपोर्ट करेगा 40 ईयर अर्ली स्टार्टअप जो वर्किंग इन द एक्सटेंडेड रियलिटी ना, ये आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि इंसान जो है बैठा कहीं हो रहा है पर फील कर रही कि वो हमारे पास में बैठा है, वो वाली फीलिंग आएगी। तो एजुकेशन, लर्निंग एंड स्किल, हेल्थ केयर, गेमिंग और जो यहाँ पर एंटरटेनमेंट,
इनमें सब में जो सारे सारे सेक्टर हैं यहाँ पर, तो इसके साथ में आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। ये एक ऑल रियल और वर्चुअल जो कॉम्बिनेशन आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, जिसने आंखों पर लगाकर मैंने बोला था कि उसको बेसिकली देखते हैं तो उस तरीके से लगता है कि हमारे साथ में चीज़ें हो रही हैं। तो आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी, मिक्स रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, ये सारी चीज़ें अलग अलग फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी, यानी कि ये एक दूसरे के साथ में बहुत ही कनेक्टेड है यहाँ पर। तो इनको एक तरीके से एक पूरा सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और जो 5G सिस्टम अभी है हमारे साथ में, वो इसमें एक नेक्स्ट लेवल ऐड करने वाला है, क्योंकि इंटरनेट उसमें बहुत सही तरीके से चीज़ों को आगे लेकर बढ़ता हुआ नजर आएगा। ओके, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। दोस्तों ये जो आर्टिकल है डिफेंस से रिलेटेड है यहाँ पर, और मैं हंस क्यों रहा हूँ उसके पीछे कुछ रीज़न है। बात की जा रही है यहाँ पर एक्सरसाइज तोपची के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा गांव में अक्सर किसी के पास में कोई बंदूक है, कट्टा वट्टा है, तो उन्होंने कहा बहुत बड़ा तोपची है, वो बंदूक के लिए घूम रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें आप लोगों को देखने को मिले, तो डिफेंस से रिलेटेड है यहाँ पर ये। तो हम लोग अपनी तोपची के बारे में बात करेंगे। क्या है? ये है तोपची 2023। हमारे देश के अंदर में जो ये एक्सरसाइज अभी देखने को मिल रही है, ये है एक्सरसाइज तोपची। तो ये एक एनुअल एक्सरसाइज है, जिसमें आर्मी जो है ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोग की टेस्ट सीरीज नहीं होती है, आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उससे आप लोग बहुत सारी चीज़ समझते हैं। तो ये आप लोग की प्रैक्टिस करने से आप लोग के जो वेपन रखे हुए हैं, हथियार जो है वो सही है, फिर उनमें जंग वंग लग गया तो उसको चेक करने की एक्सरसाइज है। तो आर्टिलरी, फायर वर्क, इसी के साथ में एविएशन यानी कि जो विमान वगैरह वाला एरिया, सर्विलेंस कैपेसिटी कि हाँ ऐसे तो नहीं जंग लग गया, पता चला कोई आकर ऊपर अटैक कर रहा है और हम लोग बैठे बैठे संभाल ही नहीं रहे अपने आप को। ठीक है, जैसे कई बार पाकिस्तान के साथ में होता है। पर आप लोगों को पता है हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है वह सब एकदम दुरुस्त रहती है, मस्त तरीके से, एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, पूरी उनकी एक्सरसाइज कराई जाती है। ठीक है, और ये चीज़ें मैंने तो बहुत पास से देखी है, जैसे कि मैं एक मतलब जो फादर साहब है वो आर्मी में थे, तो ये बहुत ही नज़र से, करीब से नज़रे से चीज़ों को देखा है, इनको समझा है मतलब एक तरीके से। ठीक है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इसमें शोकेस किए गए लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर चीता और चेतक हेलीकॉप्टर भी आप लोगों को देखने को मिले। तो फोकस रहता है यहाँ पर कि इंडिजिनस मतलब हमारी घरेलू जो हम लोगों ने चीज़ें बनाई हैं उनकी कैपेबिलिटी को चेक करते हैं, और सेल्फ रिलायंस कितने हम लोग डिफेंस वाले सेक्टर में, उसके लिए है यहाँ पर ये तोपची एक्सरसाइज। तो रियलिटी में तोपची है ये, मतलब एक तरीके बोले तोपची हैं भाई साहब हम लोग। ठीक है, तो ये वो वाली एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ से बन सकता है, जैसे अभी यहाँ पर बात करें, ये लास्ट वाला जो है एक अच्छा टॉपिक है। हमारे देश में रिपब्लिक डे परेड जो आप लोगों को अभी देखने को मिली यहाँ पर, उसमें जो बेस्ट टैबलो और इसी के साथ में यहाँ पर जो बेसिकली बेस्ट जो मार्चिंग जो यहाँ पर कंटिजेंट है, उसका किसको यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर अवार्ड मिला, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो उत्तराखंड जो है उसमें आप लोगों को बेसिकली देखने को मिलेगा जो झांकी थी, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल जो अफेयर है, ठीक है, उसके जो बेसिकली यहाँ पर उसके द्वारा यहाँ पर एक तरीके से अच्छा अपना एक मुकाम हासिल किया गया यहाँ पर। तो ये हल्की सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में रख सकते हैं। बेंगलुरु के अंदर में फर्स्ट G20 की एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है वो देखने को मिलेगी। इंडिया प्रेसिडेंट है, नॉर्मल सी बात है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का 31st फाउंडेशन जो डे है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब के द्वारा एड्रेस किया गया। ठीक है, तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के बारे में आप जाकर पढ़िएगा, ये आज का होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक है, हल्का सा आइडिया कम से कम होना चाहिए। फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है ये यहाँ पर इंडिया के द्वारा प्रेसिडेंसी की जा रही है G20 की, ये जोधपुर में देखने को मिल रही है, राजस्थान के अंदर में। मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे एरिया में मीटिंग हो रही है G20 के अलग अलग एरिया में, तो रटनी नहीं है। ठीक है, कि रटने इनको बैठ जाओ, रिवीजन होता रहेगा, हल्का हल्का सा आइडिया रखेगा। कुछ कनेक्टिविटी का कोई लिंक बना सकते हैं तो उसको देख लेना बस हल्का सा। ठीक है, बजट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, हालांकि ये तो काम पूरा हो चुका है, पर एक इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है वो है यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग, ये आप लोगों को याद रखना है। हमारा जब बजट का सेशन चलता है तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट जो ऑफ इंडिया है यहाँ पर वो क्या करते हैं, वो ज्वाइंट सिटिंग आप लोगों को लेते हुए नजर आते हैं। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट के दोनों हाउस जो हैं यानी कि लोकसभा और राज्यसभा जो है वो एक साथ में आप लोगों को बेसिकली नजर आएंगे, और ये संविधान के अंदर में एक आर्टिकल है जिसके तहत यहाँ पर काम होता है। पता है कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है 108। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। बजट जो है वो कौन से आर्टिकल में है पता है, वो आप लोगों को बताया था मैंने। स्टेट के बजट के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। चलो देखता हूँ किस किसने बजट वाली वीडियो देखी है, उसे मैंने आप लोगों को बताया था। इसमें वो वाली स्लाइड आप लोग जरूर देखना जिससे मैंने हिस्ट्री वाली बात बताई थी, वो मस्त है। उसमें तो मतलब एक मुझे पढ़ाते हुए मजा आ रहा था उसको, तो उसको जरूर देखना। ठीक है,
मोर देन 9 लाख के करीब व्हीकल जो है, यानी कि जो हमारे देश में जो वाहन है वो पुराने हो चुके हैं। तो सेंटर के द्वारा स्क्रैप पॉलिसी लाई गई और इसके बारे में भी जिक्र किया गया था बजट के अंदर में हल्का सा, ठीक है, हालांकि ज़्यादा नहीं पर हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं यहाँ पर इसके बारे में भी। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अगर इकोनॉमी के बारे में बात करें तो आईएमएफ के द्वारा बताया गया कि भाई साहब इंडिया की इकोनॉमी शानदार रहने वाली है, पर लेकिन अभी यहाँ पर जैसे यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, ठीक है, तो उनका एक अलग पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पर आईएमएफ के द्वारा बोला गया यहाँ पर ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक ड्यू टू द रेजिलियंट डिमांड इन यूएसए एंड यूरोप, रीओपनिंग चाइना इकोनॉमी, ठीक है। तो ये एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही है। आईएमएफ जो है उसके द्वारा अप्रूव किया गया 4.7 बिलियन का सपोर्ट प्रोग्राम, किसके लिए? बांग्लादेश के लिए। अभी यहाँ पर आप लोगों को पता है अभी जो है पाकिस्तान को भी काफ़ी हेल्प की जरूरत है, श्रीलंका की हेल्प अभी हो ही रही है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट प्रोग्राम बांग्लादेश के लिए, ये पॉजिटिव वे में होता है वैसे देखा जाए तो, ठीक है, ऐसे नहीं कि बांग्लादेश की इकोनॉमी खराब चल रही है। नीदरलैंड जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर तो स्टार लगा लेना। नीदरलैंड जिसको आप लोग हॉलैंड भी बोलते हो बेसिकली, पुराने अगर थोड़ा सा उसमें देखा जाए तो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट एक तरीके से एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन चुका है यूएसए और यूएई के बाद में। तो ये अभी रिसेंटली सब न्यूज़पेपर के द्वारा यहाँ पर कवर किया गया। तो फैक्चुअल ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है, ठीक है। फिनलैंड के द्वारा यहाँ पर इनवाइट किया गया इंडिया को टेक प्रोफेशनल में ड्यूरिंग द जो ले ऑफ सीजन, यहाँ पर एक तरीके से जो लेइंग ऑफ सीजन है उसमें, ठीक है। अभी कई सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। कई सारे एरिया में तो कई सारी कंपनी जो है वो लोगों को निकाल के बाहर फेंक रही है। इंटरनेशनल लेवल पर जब आप लोग बात करते हैं यहाँ पर बहुत सारी, इसके ऊपर मैं एक आर्टिकल भी कवर करूँगा जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या सिचुएशन यहाँ पर इस तरीके की देखने को मिल रही है। कई सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही है, पर लेकिन कई सारे ऐसे भी हैं यहाँ पर जो छटनी कर रहे हैं, ठीक है। तो छटनी का मौसम यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर फिनलैंड की एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही थी, कहीं छटनी हो रही है तो कहीं कोई एक तरीके से इन्वाइट कर रहा है, ठीक है। यूके जो है वो यहाँ पर बात की जा रही है, एक तरीके से कंट्री पार्टनर है बायो एशिया 2023 में, जो कि तेलंगाना के अंदर होस्ट किया जाएगा। अब सोचो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बन जाएगा। डायरेक्ट बात की जा रही है तेलंगाना के अंदर में और बायो एशिया, यानी कि इंडिया की नहीं है यहाँ पर, बायो एशिया, और कंट्री पार्टनर कौन है? यूके। यूके तो नहीं है एशिया में। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से थोड़े से घुमा के पूछ ले जाते हैं, ठीक है। सोचोगे बायो एशिया तो दिमाग भी लगाएगा अगर कोई ऑप्शन में, तो बोलेगा बायो एशिया है, यूके कहाँ से होगा यार यहाँ पर, ठीक है। तो हो गया भाई साहब यूके, ठीक है ना। टोयोटा जो है वो यहाँ पर टॉप सेलिंग कार कंपनी रही वर्ल्ड में 3rd स्ट्रेट ईयर में। तो समझ सकते हैं आप लोग। टोयोटा की एक कार का नाम बताओ, किसी भी एक कार का जो आप लोगों के दिमाग में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिल रही है अभी यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर ये बेसिकली हो चुके हैं, इसके आप लोगों को बताना है। अब बल्कि मैं तो ये बोलूँगा आगे के साथ दिन अनाउंस हो गए क्या? अभी तो फिलहाल कहाँ पे चल रहे थे, मैंने डिस्कस भी किए थे आप लोगों से, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि विच कंट्री जो इंडिया के साथ में एमओयू साइन किया 12 चीता एनुअली जो है हमको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका, ये अफगानिस्तान, नामीबिया या फिर तुर्की। तो बताइए सही आंसर क्या है यहाँ पर। राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन है उसका नाम चेंज करके अभी क्या रखा गया है यहाँ पर? राजेंद्र प्रसाद उद्यान, ठीक है, अमृत उद्यान, शांति उद्यान या फिर आनंद उद्यान। वैसे ये नाम भी पहले सजेस्ट किया गया था कुछ लोगों के द्वारा, ठीक है, तो याद रखना हवाबाजी में नहीं है ये नाम, ओके। वर्ल्ड प्रोस्पेक्ट सिचुएशन एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2023 ये रिलीज की जाती है किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर वर्ल्ड बैंक। सही आंसर क्या है आप लोगों को बताना है। बात की जा रही है विच, जो यहाँ पर बात की जा रही है कि विच वाज सीन इन द न्यूज़, जिसका नाम था यहाँ पर उड़ीसा पोर्ट सिटी। तो ये बेसिकली कहाँ पर है, ठीक है। तो उड़ीसा, ये उड़ीसा की बात नहीं कर रहे हैं अपने देश के, रसिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएई। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। कल क्वेश्चन के आंसर देने भूल गया था यार, कई बार ना माइंड से निकल जाते हैं, ठीक है। तो उसके पीडीएफ में आप लोगों को आंसर मिल गए थे सारे, तो उसको आप लोग एक बार देख लेना, और अगर फिर भी कोई दिक्कत होगी तो बता देना कल उनको बता दूंगा मैं, ठीक है। मैं ना जब कभी कभी ना क्या करता हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे आ गया, मैंने बोला कि क्वेश्चन को डिस्कस कर लेना, ठीक है, फिर मैं बोलूँगा ये क्वेश्चन को आप लोग आंसर देख लेना। फिर मैं क्या करता हूँ आप लोगों से एक पर्टिकुलर जो है मैं बेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। तो मैं बेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करते करते मैं भूल जाता हूँ और मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, मैं वोकैबुलरी पे जंप कर जाता हूँ तो कई बार मैप में मैं खो जाता हूँ, ठीक है। तो उसकी वजह से कभी कभी ऐसी चीज़ देखने को मिलती है। तो सागर आइलैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना यार इसके ऊपर, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है इस पर्टिकुलर एरिया में एक मेला भी देखने को मिलता है, ठीक है। मेले का नाम क्या बताओ चलो, ठीक है।
देखता हूँ कौन कौन बताता है। तो यहाँ पर पूरा एक ऐसा मेला रहता है यहाँ पर, जिसमें बेसिकली ये मानो कि दूसरा कुंभ बोल सकते हैं यहाँ पर। तो ये सागर आइलैंड पे आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और ये काफ़ी बड़ा मेला यहाँ पर लगता है। सागर आइलैंड आप लोग को बे ऑफ बंगाल वाली साइड में देखने को मिलेगा, बेसिकली वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर नीचे साउथ में आप लोग जाओगे तो ये आप लोग यहाँ पर दिखाई देगा। तो हिंदू पिलग्रिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मकर संक्रांति के टाइम पर यहाँ पर हजारों लोग जो है वो इकट्ठा होते हैं, और यहाँ पर डिप, एक तरीके से डिप यानी कि डुबकी लगाते हैं। और यहाँ पर कपिला मुनि टेम्पल भी आप लोगों को प्रेयर के लिए देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं, बिल्कुल आप लोगों के सामने है। और ये बड़ी ही प्यारी सी एक पिक्चर मिली थी, जो कि आप लोग देख सकते हैं, कितना शानदार सा एक प्रोजेक्शन दिखाया गया है। तो ये है इसके बारे में, ठीक है। आंसर बता देता हूँ, वरना फिर जो है पहुँच जाते हो सारे इंस्टाग्राम पे और कमेंट में पता नहीं कहाँ का सर आंसर मैंने कहा था यार। तो ये जो गेम है ये आप लोगों को मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसी चीज़ें थोड़ी सी कंप्लीट होती हैं फिर इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। इसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 12 चीता जो है वो पहले हम लोगों ने नामीबिया से अभी क्या ली थी हम लोगों ने, अभी यहाँ पर आने वाले हैं साउथ अफ्रीका से, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। हमारे देश में जो टाइगर जो एक तरीके से प्रोजेक्ट है कब लॉन्च किया गया था ये आप लोगों को बताना है। इसका नाम तो पता ही आप लोगों को अमृत उद्यान रखा गया। पहले इसका राजेंद्र प्रसाद उद्यान के नाम से भी रखने की बात चल रही थी, पर अभी अमृत उद्यान यहाँ पर हो गया है। ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ये इकोनॉमिक जो यहाँ पर ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सिचुएशन ये मैंने डिस्कस भी की थी आप लोगों से, तो यूनाइटेड नेशन है यहाँ पर इसको प्रस्तुत करता, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। बाकी यूक्रेन के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, जिसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था। वहाँ पर एक तरीके से मार धाड़ चल रही थी इनकी, तो ये चीज़ें हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर है इसका सी यानी कि 140। तो कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, और ये आप लोगों को बता दिया। तो अब आगे देखते हैं। अब है आप लोगों के सामने वो कैबलरी, हो ये तो चेंज करना भूल गए चलिए इनको रिवीजन करो, पर इंटरेस्टिंग चीज़ बताओ आपको। चलो ये तो चेंज करना याद नहीं रहा, पर लेकिन एक बात आप लोग यहाँ पर देखो, ये शब्द जो है 5 शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन गया। ये 5 शब्द हैं यहाँ पर, और जो SLV फैमिली मेंबर जो मोनिका है उनके द्वारा ये देखो 25 सेंटेंस फ्रेम किए गए। तो यानी कि कहने के लिए यहाँ पर 5 हैं, और शब्द यहाँ पर इतने सारे हैं जिनके ऊपर आप लोग सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। तो अगर रियलिटी में आप लोग काम करना चाहते हो ना यार, तो ये आप लोगों के सामने है कितने सारे शब्द हैं अगर आप लोग इनको गिनोगे, ठीक है। तो ये आप लोग देखो यहाँ पर ये सारे शब्द, तो इतने सारे सेंटेंस जो है इनके द्वारा फॉर्म कर दिए गए। जब कोई सीखने की ललक होती है ना यार, तो कुछ ऐसी आप लोगों को दिखाई देती है। तो ज़िंदगी में अगर रियलिटी में जो इंसान सीखना चाहता है वो टीचर को पकड़ पकड़ कर सीखता है, और जिसको ये लगता है कि नहीं सीखना नहीं है, उसको जरा सा लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाए तो वो रोने लगता है कि लेक्चर बढ़ गया। तो दोनों में फ़र्क समझो, एक ऐसा है कि उसको पता भी नहीं चल रहा है कि लेक्चर कब खत्म हो गया, और एक है कि बैठा बैठा चीज़ें गिन रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है यार बहुत बड़ा। तो ये आप लोग देखो किस कैटेगरी में आ रहे हो। इसका मतलब अगर ये वेट कर रहे हो कि कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं खत्म हो जल्दी, तो फिर थोड़ा सा आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है रुक कर यहाँ पर, है कि नहीं। बाकी बताना कैसा लगा आज का डिस्कशन, और यहाँ पर काफ़ी शानदार तरीके से आंसर दिए गए थे। कल की वीडियो के नीचे मैंने पिन कर दिए थे इनके आंसर, तो जाकर आप लोग एक बार देख सकते हैं। इसी के साथ में फॉर्म जो है उसको याद से फिल कर लेना जितना जल्दी हो सके। बजट और इकोनॉमिक सर्वे की दोनों वीडियो देख लेना। आज शाम को जो है क्वेश्चन वाली वीडियो आप लोग की आने वाली है, जो कि मंथली उन्हें पूरे अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं, तो प्रैक्टिस आप लोग की वहाँ पर उसके अंदर में हो जाएगी, तो उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। कल या फिर परसों में जब भी मुझे टाइम लग जाएगा, फिर वो मंथली वाली वीडियो जो है वो भी आप लोग की रिकॉर्ड कर कर मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। काफ़ी बिजी शेड्यूल हो गया था, ये भी मुझे मतलब ना एक तरीके से जैसे तैसे कम सोच आके मुझे काम करके करना पड़ रहा है कई बार ना टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करता हूँ ये बातें, कई बार ना यार रियलिटी में टाइम नहीं मिलता है, इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है। पर लेकिन पूरा फोकस ये रहता है कि जैसे तैसे कर मतलब वीडियो आप लोगों को टाइम पर मिल जाए, क्योंकि मुझे पता है कि इतने सारे लोग जो हैं, लाखों लोग जो हैं बेसिकली बैठकर वेट करते हैं कि हाँ टाइम पर, बहुत सारे इनमें से टाइम पर उठ रहे हैं सुबह। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कुछ भी आप लोग का जो डिसिप्लिन है वो ब्रेक हो। अगर खुद ही वजह से आप लोग का डिसिप्लिन ब्रेक हो रहा था वो सही है, मैं ये नहीं सुनना चाह रहा कि कल को आगे वीर सर की वजह से हम टाइम पर नहीं उठ पाए, ठीक है एक दिन लेट हो गया तो एक बच्चे के द्वारा इंस्टाग्राम पे मैसेज किया जा रहा है, कह रहा है कि मम्मी कह रही है कि वीर भैया नहीं उठे तो आज आप भी नहीं उठोगे। मैंने कहा उठ तो गए थे यार, दिक्कत हो जाती है कई बार थोड़ी, मैंने वीडियो अपलोड करने में कुछ इशू आ गया, इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ पोर्शन में वॉइस नहीं आ रही है, तो बहुत सारे इशू होते हैं यार। पर लेकिन मेरा 100% कोशिश रहती है कि सुबह को टाइम पर आप लोगों के पास में वीडियो पहुँच जाए, ठीक है। तो इसका मैं शाम दाम दंड भेद लगाता हूँ, कई बार जैसे तैसे करके बाहर भी होता हूँ कई बार, तो भी दिक्कतें रहती है, कई बार इंटरनेट नहीं मिल पा रहे ढंग से।
तो मेरी ज़िंदगी चलती रहती है, पर आप लोगों का काम मेरी वजह से न रुके, मैं इसका पूरा वो करता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा यार आप लोग फोकस करो चीज़ों को, जिस तरीके से चीज़ें आप लोगों के पास में आती हैं तो उस चीज़ को आप लोग इतना ही अच्छे से फिर पढ़ो और फिर रिविज़न करो। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप लोगों को सही डायरेक्शन मिले और आप लोग अच्छी जगह पर पहुँचो ज़िंदगी में। और कभी मिलो ज़िंदगी में तो यार मतलब याद करना कि हाँ कोई ऐसा था, एक पागल सा टीचर है। खुद को पागल बोल रहा है, इसका मतलब एक पागल इंसान पढ़ा रहा है। मतलब कहने का ये है कि यार ज़िंदगी में यही चीज़ें हैं, वरना किसको क्या बताए किसकी ज़िंदगी कब निकल जाए, कौन कब चला जाए। तो ये तो होती है यार बांटने वाली चीज़ें। तो खुश रहो थोड़ा सा, क्योंकि ज़िंदगी में ना रूठ के टेंशन लेके इरिटेशन में कुछ नहीं होने वाला है, पर खुश रहोगे तो बहुत कुछ कर जाओगे यार इस ज़िंदगी में, ठीक है। तो अच्छे से अपनी चीज़ों को लेकर चलो और ध्यान रखो अपना, और ख़ासकर सेहत का ध्यान जरूर रखो, क्योंकि ये शरीर आपका है, ये आपको ही इसका ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जितना अच्छा रहेगा उतनी अच्छे से आप लोग सारे काम कर पाओगे। एक प्रॉपर नींद लो, हालांकि ये मैं बोलने वाला सही इंसान नहीं हूँ यहाँ पर कि आप लोगों को ये शब्द बोलूँ मैं, पर फिर भी ध्यान रखो थोड़ा सा, ठीक है। चलो ये तो बोल सकता हूँ कि टाइम को ढंग से यूटिलाइज कर लो, है अपना सही से चीज़ों को लेकर चलो। चलो ध्यान रखो, PDF डाउनलोड कर लेना, और बाकी तो बस बढ़िया है, मस्त इन्जॉय, टकाटक है, इन्जॉय करो लाइफ को, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, ओके। अच्छे से ध्यान रखो। चलो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।